Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Thank you, guys. I'm good. अभी ठीक है. गुलाम हर्षित एंड ऑल अभी ठीक है, पहले से बेटर है. आई होप आप सभी लोग भी ठीक होंगे. ओके, ग्रेट. 3 दिन थे आप लोगों के पास, एक्चुअली 2 दिन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बताया मैंने कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था क्लास करते हैं, फिर ऐसा लगा कि अभी नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने उसको क्लास को पोस्टपोन कर दिया था. आज ठीक है बिल्कुल. हेनल अभी ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की? ग्रेट. एंड मेंटर्स का क्या फीडबैक है? आपके अच्छी तरह से आपके क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली आंसर किया जा रहा है? सभी लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं अच्छी तरह से? हो जाएगा निखिल, प्रैक्टिस से हो जाएगा. ओके, वेरी गुड. क्या अक्षय, क्या कह रहे हैं अक्षय आप? यस जिगर, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. निफ्टी 500 में भी मैंने भी मेंटर से फीडबैक लिया था आप लोगों का. मैं पहले आपसे जानना चाहता था उनके बारे में. उन्होंने भी आप सभी को अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉपर मैनर में एक तीनों टाइम फ्रेम्स के चार्ट को शेयर कर रहे हैं. तो आप लोगों के लिए भी सभी मेंटर्स की तरफ से अच्छा फीडबैक. ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला है कि इस तरह के इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है. ये भी बहुत अच्छा. नहीं तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है किसी बैच में कि टेस्टेड लेवल के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं लोग. बट आप सभी लोग बहुत सही कर रहे हैं. तो आप कर लेते अक्षय, क्या प्रॉब्लम है? आप कर लेते. कौन है आपके मेंटर? ये सर पे तो उसको मंथली और वीकली पर देखने की जरूरत नहीं है. आप लोअर वाले टाइम फ्रेम पे देखो, उसको हायर टाइम फ्रेम पे देखने की जरूरत नहीं है. अर्पित, आज भूपेंद्र सर यदि आपके मेंटर है तो भूपेंद्र सर का फोन शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, तो कल बात कर लेना. ओके, कल कॉल कर लेना अक्षय, ठीक है? which is just 125 long, how to deal with. कभी भी ऐसा हो, चाहे लॉन्ग विक के फॉर्मेशन में है भूमेश, या कोई और तरह से है, हमें हमेशा उसे टेस्टेड मानना चाहिए. ऑलवेज हमें उस एरिया को टेस्टेड मानना है, चाहे वो लॉन्ग विक के साथ आई है, शॉर्ट विक के साथ आई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो एरिया टेस्टेड ही होगा, चाहे जो भी हो. अब देखिए, अभी अपने क्वेश्चंस को एक बार होल्ड करें. क्वेश्चंस को होल्ड कीजिए और आज का टॉपिक शुरू करेंगे. और जो टॉपिक बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी भी खत्म भी हो जाएगा आज का टॉपिक. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो इसी सेशन में ही ऑटोमेटिकली टॉपिक के टाइम पे ही आंसर हो जाएंगे. ओके, हरीश जैन रिवीजन, हर्ष जैन रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी. ये समझिए कि अभी जो क्लास है उसमें कल का तो अपने आप ही रिवीजन हो जाएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, आज हम पढ़ेंगे ट्रेड स्कोप. ट्रेड स्कोप कि जितने हम लोग जोन्स देखते हैं, जितने भी हम लोग जोन्स देखते हैं, उनकी उनको हम एक स्कोरिंग देंगे या फिर उनको एक नंबर देंगे, उनको एक तरह से रैंकिंग भी कह सकते हैं. उससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सा जोन कितना अच्छा है, किस जोन में किस तरह की स्ट्रेंथ है. इससे हमें इसका आइडिया हो जाएगा. और ये जो ट्रेड स्कोर वाला फैक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ही होगा. ट्रेड स्कोर वाला फैक्टर ओनली एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ही होगा, ना कि किसी लोकेशन या ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पर. ओनली एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर. इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि जब हमारे पास मल्टीपल जोन्स हैं, लोकेशन के लिए तो बिल्कुल फिक्स रूल है कि हमें हमेशा नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई पर ध्यान देना है. लोकेशन तो एक डिमांड या एक सप्लाई के साथ हो जाएगा, चाहे लोकेशन टाइम फ्रेम पर कितने ही डिमांड सप्लाई हो, हमें नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई, मतलब एक डिमांड और एक सप्लाई पर ही फोकस करना है. बट बात जब एग्जीक्यूशन पर आएगी,
लाइक हमने मैरिको का कल लास्ट टाइम जब थे तब एक एग्जांपल देखा था। ये वीकली का यहाँ पर जोन था, रैली बेस एंड रैली, ये वीकली का जोन था अपने पास। ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं था क्योंकि ऑल टाइम हाइपर शेयर था। इस वजह से एज इक्विलिब्रियम इसका डेली पर ट्रेंड देखेंगे, डेली पर ट्रेंड इसका अप था, और उस डेली के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने 125 मिनट पर इसमें डिमांड जोन फाइंड आउट किए थे, जिसमें एक डिमांड जोन ये था रैली बेस रैली, दूसरा ये डिमांड जोन था, और तीसरा ये डिमांड जोन। और ये हमारी कुछ लिमिट होती है, कुछ एक एरिया होता है, लोअर टाइम फ्रेम जो एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम है उस पर अपने डिमांड सप्लाई को मार्क करने की एक लिमिट और एक एरिया होता है, जो कि डिमांड जोन की डिजिटल लाइन से नीचे और सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन से ऊपर, डिमांड जोन की डिजिटल लाइन से नीचे और सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन से ऊपर हमें कोई भी डिमांड या सप्लाई नहीं देखने होता है, लोकेशन वाले एरिया में ही देखने होता है। तो अब इन मल्टीपल जोन में कौन सी हमारी प्रायोरिटी रहेगी मल्टीपल जोन्स में, वो सीखते हैं ट्रेड स्कोर के थ्रू। और ट्रेड स्कोर ओनली एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पर ही देखा जाता है। ट्रेड स्कोर ट्रेड स्कोर में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फ्रेशनेस। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेशनेस, कि लेवल जब फ्रेश होता है तो कितने नंबर देते हैं और फ्रेश नहीं होता है तो कितने नंबर देते हैं। और उस फ्रेशनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, जितने भी नंबर हमें उसे देने हैं। इफ लेवल इज फ्रेश, प्रायोरिटी हमारी हमेशा फ्रेश लेवल की ही रहेगी। हमें कभी भी टेस्टेड लेवल चाहिए नहीं, हमें कभी भी टेस्टेड लेवल नहीं चाहिए, हम ऑलवेज फ्रेश लेवल लेंगे। इफ लेवल इज फ्रेश तो हम उसे 3 नंबर देंगे। और आउट ऑफ जैसा इसमें कुछ भी नहीं कि कितने में से कितने नंबर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लेवल फ्रेश दिखा आपके एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पर, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम। तो एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पर यदि आपको लेवल फ्रेश है तो उसको 3 नंबर देने हैं। इफ लेवल इज टेस्टेड वंस, यदि लेवल एक बार टेस्टेड है, यदि लेवल एक बार टेस्टेड है तो 1.5। इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस तो 0, तो उसको कोई नंबर नहीं देंगे हम। अब कोई मैसेज टाइप कर रहा होगा कि सर जब हमें फ्रेश लेवल लेना ही है तो फिर हम टेस्टेड और एक बार टेस्टेड और एक बार से ज्यादा टेस्टेड को क्यों नंबर दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो फ्रेश ही लेना है ना। हमारे पास कंपैरिजन होना जरूरी है। कंपेयर कैसे करें, कंपेयर करना जरूरी है। उस कंपैरिजन की वजह से ही यहाँ पर इनको लेवल को, जो टेस्टेड लेवल है उसको 1.5, एक बार टेस्टेड है और 2 बार टेस्टेड है उसको 0 नंबर दिया है। ये फ्रेशनेस है, लेवल फ्रेश है या नहीं उसके लिए। सेकंड वन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, लेवल में कितनी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ हमेशा लेग आउट कैंडल से ही पता लगती है। किसी भी लेवल की स्ट्रेंथ की हम बात करें तो वो लेग आउट कैंडल से पता लगेगी। इफ टू एक्साइटिंग लेग आउट, इफ टू एक्साइटिंग लेग आउट, यदि 2 एक्साइटिंग कैंडल हैं, 2 लेग आउट कैंडल हैं एक्साइटिंग, तो हमें उसको 2 नंबर देना है। और भले ही 2 से ज्यादा ही क्यों ना हो, भले ही 2 से ज्यादा क्यों नहीं हो, तब भी हम उसे 2 नंबर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि 3 एक्साइटिंग कैंडल होगी तो 3 नंबर, 4 एक्साइटिंग कैंडल होगी तो 4 नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं, ओनली 2 नंबर्स। इफ वन लेग आउट कैंडल प्लस गैप, यदि कोई एक लेग आउट कैंडल है और उस लेग आउट कैंडल के फॉर्मेशन में गैप है। गैप हमने क्या सीखा था, लाइक बेस कैंडल के बाद जो गैप, जैसे ये एक बेस कैंडल है, इस पूरे बेस एरिया के बाद, इस ड्रॉप बेस रैली के बाद गैप आ गया यहाँ पर। ये वाला जो सिनेरियो है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लेग आउट कैंडल और बेस कैंडल के बीच में गैप है और सिर्फ एक ही लेग आउट कैंडल है, तो उसे भी मैं 2 नंबर्स दूंगा। और यदि एक ही लेग आउट कैंडल है, इफ ओनली वन लेग आउट, इफ ओनली वन लेग आउट एंड नो गैप, एक ही लेग आउट है और कोई गैप नहीं है, तो उसे मैं सिर्फ 1 नंबर दूंगा। कि बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल में कोई गैप नहीं है और उसमें सिर्फ एक ही लेग आउट कैंडल है, ओनली वन लेग आउट कैंडल, तो उसे मैं 1 नंबर दूंगा। उसे स्ट्रेंथ का 1 नंबर देना होगा। लाइक सपोज करें ये रैली बेस्ड ड्रॉप है, ये रैली, ये 2 बेस और ये ड्रॉप। यहाँ पर ये रैली बेस्ड ड्रॉप में एक ही लेग आउट कैंडल है और यहाँ पे कोई बेस कैंडल में और लेग आउट कैंडल में गैप भी नहीं है, तो ये स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 1 नंबर होगा। और वहीं पे यदि 2 लेग आउट कैंडल है, तो जैसे अब 2 लेग आउट कैंडल हो गई, रैली बेस एंड ड्रॉप, अब मैं इसे फुल 2 नंबर दूंगा। और यदि कोई एक कैंडल जो कि गैप के साथ है, एक ही लेग आउट कैंडल है जो कि गैप के साथ है, लाइक दिस,
ये ड्रॉप बेस रैली है, यहाँ पर बेस कैंडल और लेगआउट कैंडल में क्लोजिंग अच्छी है, सॉरी गैप है, तो इसे भी मैं एक स्ट्रेंथ वाइज 2 नंबर दूंगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक लेगआउट कैंडल जो है वो स्ट्रेंथ वाली नहीं है, एक लेगआउट कैंडल स्ट्रेंथ वाली नहीं है, मैं उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं जो हमने सीखा था, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इक्वल टू लेगआउट कैंडल, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यदि ऐसा कुछ सिनेरियो है तो उसे भी मैं एक ही नंबर दूंगा, 2 नंबर नहीं दूंगा। यदि उसके बाद एक और लेगआउट कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद यदि एक और लेगआउट कैंडल फॉर्म हुई, लाइक यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ, ये एक बेस कैंडल है और इस बेस कैंडल के बाद एक ग्रीन बेस कैंडल और फॉर्म हुई है जो कि गैप के साथ है, तो होने को तो ये मेरा कोई जोन है, ये मेरा कोई जोन है जो बेस कैंडल के बाद एक एक्साइटिंग कैंडल है, बट इसको मैं सिर्फ एक ही नंबर दूंगा। यदि यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन होता है, एक फुल एक्साइटिंग कैंडल होती तो मैं 2 नंबर देता, अदरवाइज 1 नंबर। बट इसके बाद यदि कोई एक्साइटिंग कैंडल है ना कुछ इस तरह से, तो मैं उसको फुल 2 नंबर दूंगा। इसका ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने बताया। बहुत ही सिंपल है। ये हुआ स्ट्रेंथ। उसके बाद बात करते हैं टाइम एट द बेस की। टाइम एट द बेस, कि बेस एरिया में कितनी कैंडल है, कितने टाइम तक, टाइम का मतलब होगा बेस कैंडल कितनी है, ऐसा नहीं 2 आवर 3 आवर 4 आवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ वी हैव 1 2 3 बेस कैंडल, 1 2 या 3, 1 से लेकर 3 यदि बेस कैंडल है हमारे पास, तो उसे मैं 2 नंबर दूंगा, 2 नंबर। और 4 एंड 5 है, 4 एंड 5 बेस कैंडल, तो इसे मैं 1 नंबर दूंगा। और मोर देन 5 है, मोर देन 5, तो इसे मैं 0 नंबर। ये अपने पैरामीटर है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर, ये अपने पैरामीटर है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर किसी भी जोन को प्रायोरिटी किस तरह से दी जाएगी। सबसे पहले फ्रेशनेस, की लेवल फ्रेश है या नहीं, इसके साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें ऑलवेज लेवल को फ्रेश ही लेना है, फ्रेश लेवल ही होगा। ये पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ इस तरह से बताया गया है, आपको इस वजह से बताया है कि लेवल यदि 2 बार टेस्टेड है तो क्या होगा, 1 बार टेस्टेड है, जिससे आपके पास कंपैरिजन हो, कुछ कंपेयर करने के लिए हो। लेवल फ्रेश है तो 3 नंबर्स, लेवल टेस्टेड है तो 1.5, और लेवल 1 बार टेस्टेड है तो 1.5, और लेवल 2 बार या 2 से ज्यादा बार टेस्टेड है तो 0। और स्ट्रेंथ 2 या 2 से ज्यादा बेस एक्साइटिंग कैंडल है, इफ 2 एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल और मोर देन 2, तो उसको मैं 2 नंबर दूंगा। इफ 1 लेग आउट प्लस गैप, इफ 1 लेग आउट प्लस गैप, यदि एक लेग आउट कैंडल है बट वो गैप के साथ है, तो 2 नंबर्स। और यदि एक ही लेग आउट है बट कोई गैप नहीं, तो 1 नंबर। और यहाँ टाइम एट द बेस, यदि कोई 1 से लेकर 3 या 1 2 और 3 बेस कैंडल है तो उसको 2 नंबर, 4 और 5 बेस कैंडल है तो 1, और मोर देन 5 है तो 0। ये हमारा पैरामीटर है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर, चाहे वो मेरे लिए WIT ट्रेड हो, MIT ट्रेड हो, DIT ट्रेड हो या HIT ट्रेड हो, सभी पर मैं इसी के थ्रू ही जाऊंगा। इसी से ही मुझे देखना होगा कि लेवल कौन सा मुझे लेना चाहिए। और ऑलवेज अभी तक जिस तरह से सीखा है, हमें ओनली बॉडी टू विक पे ही फोकस करना है, ना कि विक टू विक पर, जिस तरह से हमने सीखा है।
ऑलवेज फ्रेशनेस हो या कोई भी हो, बॉडी टू वीक ही हम लोग कंसीडर करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि कितना स्कोर होना चाहिए एक बेस्ट ट्रेड के लिए। सेवन, 7 स्कोर होना चाहिए। 3 नंबर फ्रेशनेस के फुल, क्योंकि लेवल हमें फ्रेश चाहिए, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। और यदि हमें लेग आउट स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो लेग आउट भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो यदि या 2 लेग आउट है, 2 से ज्यादा है, और यदि 1 है तो गैप के साथ होना चाहिए। और टाइम एट द बेस 2 नंबर, कम से कम बेस कैंडल होनी चाहिए, तब हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर देने हैं, और उसकी लिमिट 2 है, 2 से ज्यादा नहीं। कम से कम हमारे पास बेस कैंडल हो, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा नंबर देंगे, और ज्यादा बेस कैंडल है तो वो जोन हमारा अच्छा नहीं है। और फिर मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर है। क्लोजिंग का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है, क्लोजिंग बिल्कुल ही एक अलग इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट गुड क्लोजिंग जोन कितना ही अच्छा हो, यदि उसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये चीज आएगी अभी। अभी तो हमारा ज्यादा से ज्यादा काम एक्सक्यूशन पे ही होने वाला है, और वो पता चल जाएगा क्यों। ओके, अब एक थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ यहाँ पे पेन पे कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ बनाता हूँ। और यदि कोई विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है, विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है, तो उसको हम फुल नंबर देंगे बेस के 2। लोअर टाइम फ्रेम पर जाने की जरूरत नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम पर जाने की जरूरत नहीं है, उसको हम फुल नंबर देंगे। क्या रिपीट करना है? ये कुछ स्ट्रक्चर है मेरे पास, 1 2 3 एंड 4। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है, जो पहला स्ट्रक्चर है, देखिए अभी तक हमने एक बार क्विक में पीछे की चीजें बता रहा हूं कि यदि लेवल फ्रेश है तो हम 3 नंबर देंगे, और लेवल एक बार टेस्टेड है तो 1.5, और यदि 2 बार टेस्टेड है तो 0। कुछ इस तरह से होगा। और स्ट्रेंथ, यदि 2 लेग आउट कैंडल और 2 से ज्यादा लेग आउट कैंडल है तो 2 नंबर। एक लेग आउट कैंडल है बट गैप के साथ है तो 2 नंबर, और यदि एक ही लेग आउट कैंडल है बट कोई गैप नहीं है तो 1 नंबर। और टाइम एट द बेस, कितनी बेस कैंडल है, कौन सा जोन किस तरह से होता है। यदि 1 से लेकर 3 बेस कैंडल है तो उसको 2 नंबर, 4 to 5 बेस कैंडल है तो 1 नंबर, और मोर देन 5 है तो 0। ये हम एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पे कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं हमने, जिससे कि हमें पता लगे किस तरह का जोन हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि लोकेशन के लिए तो फाइनल है कि लोकेशन हमेशा एक डिमांड या एक सप्लाई के साथ बनेगा, जो भी नियरेस्ट हो और फ्रेश। बट एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन के लिए जितने हमारे पास डिमांड सप्लाई निकल के आते हैं उनके लिए पैरामीटर होगा। और यदि कोई विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है तो उसको भी मैं फुल नंबर दूंगा बेस वाले एरिया के। फर्स्ट वाले का क्या ट्रेड स्कोर होगा? सबसे पहले बात करेंगे फ्रेशनेस की। लेवल फ्रेश है, फ्रेश लेवल है तो फ्रेशनेस के 3 नंबर्स, फ्रेशनेस के 3 नंबर्स। दूसरी बात आती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? स्ट्रेंथ अच्छी है, एक लेग आउट कैंडल के साथ, तो स्ट्रेंथ का ओनली, और कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो ये वाले नंबर, ये 1 नंबर देंगे हम इसे, थर्ड पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। और टाइम एट द बेस, कि कितनी बेस कैंडल अवेलेबल है, तो 2 बेस कैंडल है, मतलब 1 2 या 3 में से कोई भी बेस कैंडल है, 1 2 या 3 में से, तो उसे 2 नंबर ही देते हैं। तो टोटल 6 नंबर इसको मिलेंगे। जो क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट है, यस इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, आप इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बट अभी मैं लेवल को ट्रेड करने या ना करने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि किस तरह से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए नंबरिंग के अकॉर्डिंग। यदि इस तरह से होता तो अपने आप में ही इसका लेवल भी 7, इसका ट्रेड स्कोर भी 7 हो जाता और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी हो जाती। तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें लास्ट में जब आप देखोगे तो एक से एक दूसरे से मिली हुई मिलेंगी आपको। लेवल तभी अच्छा होगा जब इसकी क्लोजिंग अच्छी है, और जब क्लोजिंग ही अच्छी हो गई, क्लोजिंग ही अच्छी हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रेंथ का नंबर तो फुल ही हो गया ना। अब सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर में लेवल फ्रेश है, उसके फुल 3 नंबर्स, फ्रेश लेवल के 3 नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन के 2 नंबर। स्ट्रेंथ ऑफ द जोन के 2 नंबर क्यों? क्योंकि 2 लेग आउट कैंडल है, 2 एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल है, 3 + 2। और फिर बात आती है टाइम एट द बेस की, फिर बात आती है टाइम एट द बेस की, और टाइम एट द बेस मतलब 4 बेस कैंडल है यहाँ पर,
और जब हमारे पास 4 या 5 बेस कैंडल होती हैं, 4 या 5 बेस कैंडल होती हैं, तो मैं उसे 1 नंबर देता हूँ। तो 3 + 2 + 1 = 6, इसका भी ट्रेड स्कोर 6 ही होगा। और थर्ड वन का फ्रेशनेस के 3 नंबर्स, स्ट्रेंथ का 1 नंबर और टाइम एट द बेस का भी 1 नंबर। टाइम एट द बेस का 1 नंबर क्यों है? क्योंकि यदि मेरे पास 4 या 5 बेस कैंडल है तो 1 नंबर दूंगा, और यहीं पे यदि 5 से ज्यादा बेस कैंडल होती है, मोर देन 5 बेस कैंडल होती, तो मैं इसे 0 नंबर देता हूं टाइम एट द बेस का। तब मेरे पास ट्रेड स्कोर सिर्फ और सिर्फ इसका 3 + 1 मतलब 4 होता, बट अभी 5 है। और इसकी बात करें फोर्थ स्ट्रक्चर की, लेवल फ्रेश है, फुल नंबर हो गए। टाइम एट द बेस, कितना बेस कैंडल अवेलेबल है? 2, 3 + 2 मतलब 5। और स्ट्रेंथ की बात करूं तो सिर्फ एक ही लेगआउट कैंडल है, बट एक जो लेगआउट कैंडल है वो गैप के साथ है, वो यहाँ पर गैप के साथ है। बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल में गैप है, तो इस वजह से इसे मैं 2 नंबर दूंगा। तो 3 + 2 + 2 = 7। बट वहीं पे कुछ ऐसा हो कि ये लेवल इस तरह से हो जाए, एक बार टेस्ट हो गया लेवल, वैसे तो हमें कभी भी कंसीडर करना ही नहीं है, कभी भी कंसीडर नहीं करना, बट फिर भी ट्रेड स्कोर समझने के लिए आप मुझे बताओ कि इसका क्या ट्रेड स्कोर होगा। स्ट्रेंथ का फुल नंबर, टाइम एट द बेस का फुल नंबर, और जब बात आएगी फ्रेशनेस की तो 1.5, 2 + 2 + 1.5 मतलब 5.5। अब ये डिफरेंस आ गया लेवल फ्रेश में, और क्यों हम फ्रेश लेवल को यहाँ पे नंबर दिए हैं। लेवल यदि टेस्ट हो गया तो उसका ऑटोमेटिकली ट्रेड स्कोर कम हो गया, ऑटोमेटिकली ही ट्रेड स्कोर कम हो गया। अब हमें हमारे लिए जो बेस्ट जोन है, बेस्ट जोन तो ऑलवेज 7 ट्रेड स्कोर वाला ही होगा, बट बाई चांस यदि हमें ये फ्रेशनेस के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं, स्ट्रेंथ या टाइम एट द बेस की वजह से कम ट्रेड स्कोर वाला जोन मिलता है, तो उसके साथ भी हम डील करना सीखेंगे, जो कि एंट्री टाइप्स कुछ होंगे, बट हमारी प्रायोरिटी ऑलवेज 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन होना चाहिए। इस बात को आप लिख लीजिएगा कि 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन, क्योंकि बेस्ट का कोई कंपेरिजन नहीं होता है, बेस्ट बेस्ट होता है, उसका कोई कंपेरिजन नहीं होता है। 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन हमेशा अच्छा ही होगा। एक एग्जांपल, कुछ जो प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे उनके बारे में बात करते हैं, जैसे रिवीजन भी होगा और जो हमने मल्टीपल जोन जो मार्क किए थे उनसे समझ भी आएगा। लाइक मुथूट फाइनेंस में एक मंथली इनकम ट्रेड प्लान करी थी, ध्यान से सुनिएगा, जिनको भी रिवीजन करना था या कुछ ऐसा था तो वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुथूट फाइनेंस में हमने एक मंथली इनकम ट्रेड प्लान करनी थी, जिसमें लोकेशन मंथली, लोकेशन होगा मंथली, मंथली पर नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास है, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास है तो वहां पर कोई इस तरह का सप्लाई जोन नहीं है। एक डिमांड जोन ही था ड्रॉप बेस्ड रैली का, ये मंथली का डिमांड जोन जिसको हमने मार्क किया। उसके बाद हमारा स्टेप रहता है ट्रेंड चेक करने का, क्योंकि जब हमारे पास कोई एक चीज नहीं होती, लाइक या हमारे पास डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, एक कुछ भी, अभी यहाँ सप्लाई नहीं है, तो उसे हम एज ए इक्विलिब्रियम मान के चलेंगे, एक इक्विलिब्रियम एरिया की तरह ट्रेड करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में होता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली पर ट्रेंड हमारा अप है। अब यदि ट्रेंड अप है तो जो एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पर, एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम मंथली इनकम ट्रेड के लिए डेली होता है, तो हमें डिमांड जोन देखना है। डेली पर हम गए, हमारे पास मंथली के लिए बिल्कुल क्लियर था कि एक ही डिमांड है, एक ही सप्लाई है। वीकली पर हमें क्लियर था कि कोई डिमांड या सप्लाई नहीं देखने। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होता है, जो ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम होता है अभी तक की स्टडी के अकॉर्डिंग, उस पर हम कोई भी डिमांड या सप्लाई नहीं देखेंगे। ओनली 7th कैंडल पे 1 2 3 4 5 6, चाहे वो लाइव है या नहीं है, लाइव है या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैंडल से, फिर भी 7th कैंडल को हम, 7th कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन और 50 मूविंग एवरेज पर जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड हमारा अप है। अब डेली पर डिमांड जोन देखना है हमें, यहाँ पर मल्टीपल जोन्स मिले, जिसमें एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, एक ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, और तीसरा ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था। अब इनको नंबर देते हैं, क्या नंबर होंगे इनके? सबसे पहले बात होगी फ्रेशनेस की, लेवल बिल्कुल फ्रेश है तो फ्रेशनेस तो ऑलवेज 3 ही रहने वाली है, 3। फिर बात आती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ 2 लेगआउट कैंडल है, वो भी अच्छी एक्सप्लोसिव लेगआउट है, 2 एक्साइटिंग लेगआउट के 2 नंबर्स। और उसके बाद टाइम एट द बेस, सिर्फ एक ही बेस कैंडल है यहाँ पर, ओनली वन बेस कैंडल। तो जब एक ही बेस कैंडल होती है तो उसे नंबर फुल देते हैं, 3 + 2 + 2 = 7। तो ये वाला जो जोन है वो मेरा 7 ट्रेड स्कोर वाला है, 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन है ये। ओके। अब इसमें एक केस ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इस तरह की लेगआउट होती है, एक ही इस तरह की लेगआउट कैंडल होती है। तो यदि एक इस तरह की लेगआउट कैंडल है तो इसका मतलब इसकी जो एक्सप्लोसिव मूव है वो बाकी आसपास की कैंडल्स में बहुत अच्छी है। तो इस तरह की एक एक्साइटिंग लेगआउट कैंडल होने के बाद भी मैं इसे 2 नंबर दे सकता हूं। यदि एक ही एक्साइटिंग कैंडल है बट वो एक्साइटिंग कैंडल बहुत ही एक्सप्लोसिव है, आसपास के एरिया में काफी अच्छी एक्साइटिंग कैंडल है, तो मैं कहूंगा कि अब मैं इसे एक फुल नंबर भी दे सकता हूं इस स्ट्रेंथ का। ओके, बट यहाँ पर तो 2 अवेलेबल है तो मैंने 2 ही नंबर्स दिए हैं।
यदि मेरा ये जोन है अभी रैली बेस रैली का, आपके अकॉर्डिंग कितने नंबर होते हैं? एक ही लेग आउट कैंडल है, एक ही लेग आउट कैंडल है, फ्रेशनेस का 3 नंबर, टाइम एट द बेस के 2 नंबर और स्ट्रेंथ ऑफ द जोन का एक लेग आउट पे 1 नंबर। बट देखिए, इस जो कैंडल की स्ट्रेंथ है, इस गैप नहीं है कुछ भी। गैप कहाँ है? बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल में गैप कहीं भी नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं है। आसपास की जितनी भी कैंडल्स है ना, आसपास की एरिया में सबसे अच्छी एक्सप्लोसिव कैंडल है ये। तो एक ही कैंडल को ये एक तरह से कहूं कि एक ही कैंडल ने 2 कैंडल होने का काम किया है। यदि ज्यादा स्ट्रेंथ वाली एक ही एक्साइटिंग कैंडल है ना, तो भी मैं उसे स्ट्रेंथ ऑफ द जोन के 2 नंबर दूंगा। ये कुछ एक्सेप्शनल्स है जो यहाँ पे मैं वर्बली बता रहा हूँ, नोट्स में नहीं लिख रहा हूँ कहीं भी। जो दूसरा जोन है, ये ड्रॉप बेस एंड रैली। यहाँ पर ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली, इसको कितना स्कोर देंगे हम? फ्रेशनेस के फुल नंबर 3, टाइम एट द बेस के फुल नंबर 2, एक ही बेस कैंडल है, ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली। बट यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं गैप के साथ है। गैप के साथ देखिए, ये बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल की बॉडी में गैप है, तो इसे भी मैं स्ट्रेंथ का फुल नंबर दूंगा, जो कि 3 + 2 + 2 = 7 हो जाता है, इस तरह से। अब डिमांड जोन 3, यहाँ पर भी मेरे अकॉर्डिंग फुल नंबर है, फ्रेशनेस के 3, टाइम एट द बेस का 2, क्योंकि एक ही बेस कैंडल है, और स्ट्रेंथ के भी 2 = 7। गैप मतलब गैप ही होगा, चाहे कितना ही हो। 3 + 2 + 2, वो और प्राइस एक्शन से समझ में आ जाएगा आपको, प्राइस एक्शन से समझ आ जाएगा। 3 + 2 + 2 = 7। अब यहाँ पर ये जितने भी हमें जोन्स मिले, उन सभी का ट्रेड स्कोर इक्वल हो गया, उन सभी का ट्रेड स्कोर इक्वल हो गया। तो अब इस केस में क्या किया जाए? ये तो हमने इस वजह से स्कोरिंग करी ना, कि यदि हमारे पास कुछ ज्यादा ट्रेड स्कोर वाला जोन है, उसे ट्रेड करेंगे, या कम ट्रेड स्कोर वाला जोन है, उसे ट्रेड करेंगे। अभी तो यहाँ पर जितने भी ट्रेड स्कोर हैं, वो सभी सेम हैं। अब बात आती है लोकेशन के इंपॉर्टेंस की, कि लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद लोकेशन वाले पार्ट पर आएंगे कि लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों जोन्स में से भी हम किसे प्रायोरिटी देंगे जब एक साथ एक ही तरह के जोन हो गए हमारे पास। एक मैरिको का भी हमने डिमांड जोन देखा था वीकली पर, ये रैली बेस्ड रैली का लेवल, जो कि एक लोकेशन की तरह है, जिसमें हायर टाइम फ्रेम पर कोई लोकेशन नहीं, मतलब मेरे पास लोकेशन में सिर्फ एक डिमांड जोन है, तो इसे मैं एज इक्विलिब्रियम एरिया मानकर डेली पर जाऊंगा। डेली पर मुझे ट्रेंड चेक करना था, तो ट्रेंड मेरा क्लियर कट अप है। और अब यहाँ पे 125 मिनट पे मैंने लेवल फाइंड आउट किए। पहले लोकेशन की कुछ मार्किंग चेंज कर देता हूँ। उनका कलर जैसे थोड़ा अलग दिखे वो लोकेशन, नहीं तो नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफ्यूजन होगा। एक तो ये डिमांड जोन था जो हमने लास्ट टाइम किया था, मतलब हमने लास्ट थर्सडे को जो हमने मार्किंग करी थी, वो मैं बता रहा हूँ। अभी तो ये डिमांड जोन टेस्टेड है, इवन टेस्टेड होने का मतलब कि ये जो डिमांड जोन है, इससे प्राइस ऊपर नहीं गई है अभी, इसी रेंज में ही है, इसी रेंज में ही है। यदि इसको फ्रेश माना जाए कि ये इस रेंज में अभी से रिएक्शन नहीं आया है, तो फ्रेशनेस के फुल 3 नंबर, फ्रेशनेस के 3 नंबर, और टाइम एट द बेस के 2 नंबर, और स्ट्रेंथ के कितने नंबर दूं, आप लोग बताएं मुझे। लेग आउट कैंडल की स्ट्रेंथ को देखकर बताइए कितने नंबर दूं। 2 नंबर्स, क्योंकि एक लेग आउट होते हुए भी ये लेग आउट अच्छी है, एक्सप्लोसिव है। भले ही एक है, बट एक्सप्लोसिव है, जो कि एक आसपास की कैंडल से अच्छी है, तो इसे 7 नंबर। अब इस रैली बेस रैली की बात आती है। इस रैली बेस रैली में टाइम फ्रेशनेस के 3, टाइम एट द बेस के 2, और स्ट्रेंथ के कितने दूं बताएं। ये एग्जांपल से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। ओनली 1 नंबर, क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं। हाँ, लेग आउट कैंडल है, एक्सप्लोसिव जब तक लेग आउट नहीं होगी तब तक तो हम लेने वाले ही नहीं, जब तक कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं होगी। बट उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से इसको 1 नंबर दिया है। 3 + 2 + 1 = 6, 6 नंबर। अब बात करते हैं इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन की, जो कि बिल्कुल लोअर पार्ट है मेरे लोकेशन का, जिसमें फ्रेशनेस 3, टाइम एट द बेस 2, और स्ट्रेंथ। बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल में गैप है, बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल में गैप है, तो उसको स्ट्रेंथ का भी 2 नंबर, 3 + 2 + 2 = 7। और ये एक ओरिजिन पॉइंट भी है, क्लोजिंग भी काफी अच्छी खासी है इसकी। 3 + 2 + 2 = 7, क्योंकि एक गैप के साथ एक एक्साइटिंग कैंडल है, इस वजह से। अब यहाँ पर एक 6 वाला ट्रेड है, एक 7 वाला है।
इनमें से कौन सा प्रायोरिटी पे रहेगा? ये हम देखते हैं अभी लोकेशन के इंपॉर्टेंस में कि लोकेशन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ लेने वाला हूँ। आई थिंक कि महाभारत तो सबने देखी होगी, या महाभारत सबने नहीं देखा है तो ये तो जानते होंगे कि महाभारत में मेन कैरेक्टर्स कौन-कौन से थे। उतना तो आइडिया होगा सभी लोगों को। ओके, अभी उसी का एग्जांपल लेते हैं। 2 टीम थी, पांडव और कौरव। ये जो इसकी थिकनेस तो ज़्यादा है, नीचे वाला पार्ट, ये समझते हैं हमारे डिमांड ज़ोन का लोकेशन है। ये डिमांड ज़ोन का लोकेशन है। और डिमांड ज़ोन के लोकेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं श्री कृष्णा से। पांडवों की तरफ जो मेन लीड रोल में जो थे, वो श्री कृष्णा ही थे। वही उनको गाइड कर रहे थे। तो डिमांड ज़ोन की लोकेशन श्री कृष्णा। और ऊपर जो दूसरी साइड में कौरवों की तरफ थे, इसे मैं बोलूंगा सप्लाई ज़ोन लोकेशन। सप्लाई ज़ोन लोकेशन। और सप्लाई ज़ोन का जो लोकेशन है, वो पितामह भीष्म को। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सप्लाई ज़ोन का लोकेशन होगा, पितामह भीष्म को मानेंगे सप्लाई ज़ोन का लोकेशन। और श्री कृष्णा का सपोर्ट था अर्जुन को। अर्जुन। और अर्जुन यहाँ डिमांड ज़ोन एग्जीक्यूशन से कंपेयर होंगे। डिमांड ज़ोन एग्जीक्यूशन से। और सप्लाई ज़ोन में जो एग्जीक्यूशन है, वो दुर्योधन। दो लोग मेन लीड रोल में थे, जो गाइड कर रहे थे एक तरह से, पितामह भीष्म और श्री कृष्णा। और अर्जुन और दुर्योधन, इन दोनों को फाइट करनी थी। डिमांड जोन की लोकेशन को मैंने श्री कृष्णा, सप्लाई जोन की लोकेशन पितामह भीष्म, डिमांड जोन एग्जीक्यूशन अर्जुन और सप्लाई जोन एग्जीक्यूशन दुर्योधन। अब देखिए, श्री कृष्णा को पूरा सपोर्ट था अर्जुन का, सॉरी श्री कृष्णा का पूरा सपोर्ट था अर्जुन के साथ, और पितामह भीष्म का पूरा सपोर्ट था दुर्योधन के साथ। यदि कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर श्री कृष्णा और अर्जुन तो दोनों एक साथ हैं, पर पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ नहीं है, पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ नहीं, तो यहाँ पर जीतने के चांसेस किसके होते हैं? कौन जीतता? जीता कौन, वो एक अलग बात है। जीतने के चांसेस किसके हो जाते हैं? अर्जुन के। क्योंकि एक जो बिग प्लेयर है, लीड रोल में है, दुर्योधन के साथ वही नहीं है, गाइडेंस नहीं है, बड़ी पिक्चर नहीं है। वैसे ही यदि कोई डिमांड जोन का लोकेशन है और डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन है, वो दोनों एक साथ है, तो नॉर्मल सप्लाई जोन मतलब सेलिंग जो है वो उस पे हावी नहीं हो पाएगी। सेलिंग, नॉर्मल सेलिंग उस पे हावी नहीं हो पाएगी। और वहीं पर कुछ ऐसा हो कि सप्लाई जोन है हायर टाइम फ्रेम, मतलब पितामह भीष्म और दुर्योधन दोनों एक साथ हैं, और यहाँ अर्जुन के साथ श्री कृष्णा नहीं है, अर्जुन के साथ श्री कृष्णा नहीं, अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। तो अब इस केस में किसके जीतने के चांसेस हैं? सप्लाई जोन के एग्जीक्यूशन के, मतलब दुर्योधन के जीतने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए श्री कृष्णा नहीं है, अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए श्री कृष्णा नहीं है। मतलब यदि सप्लाई जोन की लोकेशन है और सप्लाई जोन का एग्जीक्यूशन है, दोनों साथ हैं, तो नॉर्मल बाइंग प्रेशर है, नॉर्मल तरह से प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है, तो उस सप्लाई जोन के चलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, उस सप्लाई जोन के चलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। और यदि यहाँ पर दोनों लोग अवेलेबल है, श्री कृष्णा के अर्जुन के साथ है, पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ है, श्री कृष्णा यदि अर्जुन के साथ और पितामह भीष्म यदि दुर्योधन के साथ, मतलब डिमांड जोन के लोकेशन और डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन दोनों सपोर्ट में है। ऐसा ऐसा हो सकता है ना कि ऊपर सप्लाई है, नीचे डिमांड है, और ऊपर पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ है, मतलब सप्लाई जोन की लोकेशन और एग्जीक्यूशन है, ऊपर कोई अच्छे सप्लाई है और नीचे कोई अच्छी डिमांड जोन है, तो क्या होगा? प्राइस ऑल हमेशा यूं ही रहेगी क्या? इसी बीच में ही थोड़ी ना रहेगी प्राइस,
कहीं तो ऊपर या नीचे ब्रेक करेगी। अब इस सिनेरियो में हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि किसके तीर, किसके एरो सबसे ज्यादा निशाने पे लग रहे हैं, कौन ज्यादा फोकस्ड है, किसके तीर या किसके एरो सबसे ज्यादा निशाने पे लग रहे हैं। और वो हम कह सकते हैं ट्रेंड को, ये हम कह सकते हैं ट्रेंड को। और ट्रेंड, यदि कोई कैरेक्टर देना है ट्रेंड को, यदि ट्रेंड की तरह रखें तो बेस्ट है, और यदि ट्रेंड को भी कैरेक्टर देना है तो कर्ण, ट्रेंड को हम कर्ण का कैरेक्टर दे सकते हैं। जिस तरफ भी हवा है, जिस तरफ की भी हवा हो गई एक बार, जिसके एरो, जिसके तीर ज्यादा निशाने पे लग रहे हैं, फिर इस सिनेरियो में यहां पर कर्ण को देखा जाएगा, मतलब हमें देखना होगा अपने ट्रेंड को। जब मेरे पास डिमांड जोन की लोकेशन, डिमांड जोन की एक्सक्यूशन, सप्लाई जोन की लोकेशन और सप्लाई जोन की एक्सक्यूशन अवेलेबल है, तो दोनों ही है। और यदि कोई सप्लाई जोन का लोकेशन नहीं है, ना ही डिमांड जोन का लोकेशन है, मतलब श्री कृष्णा और अर्जुन, श्री कृष्णा और पितामह भीष्म दोनों ही सपोर्ट में नहीं है, दोनों ही सपोर्ट में नहीं है, दोनों ही अवेलेबल है ही नहीं, लोकेशन हमें मिला ही नहीं, तो बिना गाइडेंस के किस तरह से फाइट कर सकते हैं? बिना गाइडेंस के कोई फाइट ही नहीं होगी। तो मतलब कहने का ये है कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए लोकेशन का होना जरूरी है, एक गाइडेंस का होना जरूरी है, एक बड़े टाइम फ्रेम, बड़ी पिक्चर का होना जरूरी है। बड़ी पिक्चर, बड़ा टाइम फ्रेम जिसके साथ है, बड़ी पिक्चर, बड़ा टाइम फ्रेम जिसके साथ है, जीत उसी की ही होगी। और यदि दोनों सब कुछ एक साथ ही मिल गया तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, ट्रेंड के साथ, यहां पर इस तरह से। ये इंपॉर्टेंस है लोकेशन की, बड़े टाइम फ्रेम की। क्यों हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को साथ लेकर चल रहे हैं, क्यों हम हमेशा तीनों टाइम फ्रेम से होकर गए, डायरेक्ट हमने एग्जीक्यूशन पर नहीं गए कि एग्जीक्यूशन पर जाएं फिर ट्रेंड देखें फिर लोकेशन देखें, ऐसा हमने नहीं किया है। पहले लोकेशन देखा है, उसके बाद ट्रेंड देखा है, उसके बाद एग्जीक्यूशन देखा है। कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर यदि हमने लोकेशन फाइंड आउट किया, फिर ट्रेंड देखा और एग्जीक्यूशन हमें कुछ मिले ही नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया ना। ऐसा कभी भी नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। आप दूसरी ट्रेड देखिए, उसमें कम से कम एक पिक्चर क्लियर हुई आपके साथ कि यहाँ पर कोई अच्छी बेहतर ट्रेड है ही नहीं, तो क्यों हम उसे ट्रेड करें। और वही चीज यदि आपने रिवर्स करी कि पहले आप एग्जीक्यूशन पर गए और एग्जीक्यूशन अच्छा मिल गया, एग्जीक्यूशन यदि अच्छा मिल गया और लोकेशन एग्जीक्यूशन के बाद आती है, लोकेशन की वो ट्रेंड की बात, फिर ट्रेंड देखा फिर लोकेशन नहीं मिला, वहां पर भी तो सेम ही कहानी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग हमेशा हायर टाइम फ्रेम से होनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। और यदि ये दोनों अवेलेबल हैं, दोनों एक साथ हैं, तो या ट्रेंड, ट्रेंड कह सकते हैं, और ट्रेंड के अलावा एक प्राइस एक्शन भी हो सकता है कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, किस तरह का मूवमेंट आना चाहिए। प्राइस एक्शन हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, जो पढ़ रहे थे उसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होंगी, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। एक और पिक्चर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, उससे और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये अपने पास 4 पिक्चर्स हैं, जिनको मैंने एक तरह से डिमांड जोन का लोकेशन बताया, ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जिनको मैंने डिमांड जोन का एक तरह से लोकेशन बताया कि ये डिमांड जोन की लोकेशन है। और ये एग्जीक्यूशन, डिमांड जोन का लोकेशन और एग्जीक्यूशन। यहाँ पर ये श्री कृष्णा, नीचे श्री कृष्णा और ऊपर अर्जुन। यदि श्री कृष्णा और अर्जुन में इतनी दूरी है, श्री कृष्णा और अर्जुन में इतनी दूरी है, और ऊपर कहीं तो यहाँ पर दुर्योधन है, इस तरह से दुर्योधन और अर्जुन में फाइट हो रही है, और यहाँ श्री कृष्णा कुछ दूरी पर है, अभी दूर है। तो इस केस में जीतने के किसके चांसेस हैं, अर्जुन के, क्योंकि दूर ही सही, बट यहाँ पर श्री कृष्णा का सपोर्ट तो है, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट तो है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट तो है। ऊपर दुर्योधन के साथ कोई पिक्चर नहीं है किसी भी तरह की। और वहीं पे कुछ ऐसा हो जाता, वहीं पे कुछ ऐसा हो जाए, ये केस बन जाए इस तरह से कि दुर्योधन के पास तो दुर्योधन के पास तो पितामह भीष्म है और बहुत ज्यादा पास है, और श्री कृष्णा और अर्जुन की दूरी काफी ज्यादा हो गई। तो अब इस केस में किसके जीतने के चांसेस हैं, बताएं आप लोग मुझे। दुर्योधन के, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हो गई ना। श्री कृष्णा और अर्जुन की दूरी हो गई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि लोकेशन और एक्सक्यूशन दोनों एक ही जगह मिल गया। तो यदि कोई भी ट्रेड इस तरह से आ रही है कि लोकेशन और एक्सक्यूशन बहुत पास थे और प्राइस ऊपर गई और इस जोन से नीचे आई, तो इस डिमांड जोन के चलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के एरिया से आ रही है, या फिर बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट करने वाले एक लोअर टाइम फ्रेम से आ रही है। वहीं पे कुछ ऐसा है, दूसरा केस ये हो गया कि अर्जुन और श्री कृष्णा की दूरी कुछ इतनी है, और यहाँ पर दुर्योधन है, दुर्योधन, ये दुर्योधन और ये श्री कृष्णा, सॉरी दुर्योधन और अर्जुन और नीचे श्री कृष्णा। अभी वापस से वही केस हो गया कि दुर्योधन के साथ पितामह भीष्म का सपोर्ट नहीं है, दुर्योधन के पास पितामह भीष्म का सपोर्ट नहीं है, बट यहाँ पर अर्जुन के साथ श्री कृष्णा का सपोर्ट है। तो इस केस में पूरे चांसेस हैं अर्जुन के जीतने के, पूरे चांसेस है कि अर्जुन अर्जुन को ही जीतना है।
और वहीं पे कुछ ऐसा हो कि ऊपर पितामह भीष्म है, बहुत बहुत दूर, काफी दूर है पितामह भीष्म, और श्री कृष्णा और अर्जुन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अर्जुन को बहुत क्लोजली सपोर्ट कर रहा है श्री कृष्णा, श्री कृष्णा अर्जुन को बहुत क्लोजली सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब इस केस में वापस से अर्जुन के जीतने के ही चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पर अर्जुन जीते। इस केस में कौन जीत रहा था? दुर्योधन। अब थर्ड केस है कि अर्जुन और श्री कृष्णा काफी ज्यादा पास है, मतलब डिमांड जोन की लोकेशन और डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन दोनों काफी पास है, दोनों ही बहुत पास है, और ऊपर कहीं से एरो आ रहे हैं, ऊपर कहीं से एरो आ रहे हैं। एरो का मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई सप्लाई जोन है या सेलिंग से प्राइस आ रही है, किसी सेलिंग से आ रही है। तो अब यहाँ पर श्री कृष्णा का सपोर्ट अर्जुन के साथ थोड़ा और ज्यादा पास का हो जाता है, और ज्यादा पास का। अकेले यदि दुर्योधन है ऊपर, अकेले पितामह भीष्म का सपोर्ट नहीं है दुर्योधन को, फिर से वापस से अर्जुन के जीतने के चांसेस हो जाते हैं 100%। फिर से वापस से अर्जुन के जीतने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर इस अकेले दुर्योधन की सेलिंग को यहाँ पर ये डिमांड जोन आसानी से, अकेले दुर्योधन की सेलिंग को ये सब डिमांड जोन आसानी से हैंडल कर सकता है। अर्जुन बिना श्री कृष्णा के या फिर श्री कृष्णा से थोड़ा सा दूर रहकर भी इसे अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। और वहीं पे ये फोर्थ केस कुछ इस तरह से हो, इस तरह से, यहाँ पर एक ये और एक कुछ इस तरह से, कि ऊपर से एरो आ रहे हैं, मतलब ऊपर से दुर्योधन या ऊपर से सेलिंग आ रही है, बट यहाँ पर श्री कृष्णा का फुल सपोर्ट है अर्जुन को। श्री कृष्णा और अर्जुन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर फाइट कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पर खड़े होकर फाइट कर रहे हैं। तो फिर इस सिनेरियो में यहाँ पर अर्जुन के जीतने के 100% चांसेस होते हैं। और दूसरा जो ये केस है नीचे, ये वाला जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया यहाँ पर तो फिर बहुत ही अलग चीज हो गई कि ऊपर से यदि एरो आ भी रहे ना, तो वो पहले श्री कृष्णा के पास आ रहे हैं और उसके बाद अर्जुन के पास आ रहे हैं। श्री कृष्णा ने ऑलरेडी उनकी स्ट्रेंथ को, उसकी सेलिंग प्रेशर को कम कर दिया है, बड़े टाइम फ्रेम में उसकी सेलिंग प्रेशर को कम कर दिया है। तो यदि हमारे पास ये केस है, ये द बेस्ट है, इसका कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता कि अर्जुन और श्री कृष्णा डिमांड जोन या डिमांड जोन की लोकेशन या डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन दोनों ही एक साथ एक ही रेंज में एक साथ फाइट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही अलग चीज है। अब इस केस में यहाँ पर ऐसा भी किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा हो कि श्री कृष्णा से, मतलब कि डिमांड जोन के लोकेशन से प्राइस यहाँ पे टकराए और यहाँ से ऊपर चली गई, मुझे एग्जीक्यूशन में एंट्री करने का मौका मिला ही नहीं, एग्जीक्यूशन में मुझे एंट्री करने का मौका मिला ही नहीं। तो उसके लिए बिल्कुल भी हमें प्राइस को इस तरह से फॉलो नहीं करना है, इसके पीछे भागना है, भागते हुए प्राइस को कैच करना नहीं। हम ऑलवेज वेट करेंगे अपने एग्जीक्यूशन में आने तक का, ऑलवेज। यही सेम सीन सप्लाई जोन में भी हो सकता है, यही सेम सीन सप्लाई जोन में भी हो सकता है। यदि कोई सप्लाई जोन है हायर टाइम फ्रेम का, या यहाँ पर पितामह भीष्म है और इधर दुर्योधन के साथ फुल सपोर्ट है, मतलब दोनों एक ही जगह खड़े होकर एक ही रेंज में दोनों फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ से यदि बाइंग प्रेशर आता है, तो इस बाइंग प्रेशर को रोकने के लिए यहाँ पर ये दुर्योधन सफिशिएंट है, क्योंकि पितामह भीष्म का पूरा सपोर्ट है, पितामह भीष्म का यहाँ पर पूरा सपोर्ट है। इस वजह से लेवल दोनों एक ही जगह हो गए, डिमांड जोन का, सप्लाई जोन का लोकेशन और सप्लाई जोन का एक्सक्यूशन दोनों ही एक ही जगह हो गए, एक ही प्राइस रेंज में हो गए। वो आपको एग्जांपल में पता चलेगा। तो ये है प्रायोरिटी वाली बात कि जितना ज्यादा दूर होगा अपने लोकेशन से उतनी कम प्रायोरिटी, और जितना पास होगा उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी। इस तरह से जितना लोकेशन के पास होगा एग्जीक्यूशन उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी, और यदि पास में बिल्कुल एक ही जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब जो मुथूट फाइनेंस था यहाँ पर, ये हमने 3 डिमांड जोन देखे। मंथली का डिमांड जोन जो है वो ये है, ग्रीन लाइन से मंथली का डिमांड जोन है, और ब्लैक लाइन जो है वो डेली के डिमांड जोन की है। अब यहाँ पर जो डिमांड जोन फर्स्ट है, डिमांड जोन फर्स्ट मेरे डिमांड जोन की लोकेशन से, मतलब श्री कृष्णा से दूर है, बट उसका ट्रेड स्कोर 7 है। वहीं पे डिमांड जोन सेकंड है, वो भी श्री कृष्णा से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं, बट फिर भी वो एक कोइंसाइडिंग लेवल की बात होती है या ओवरलैपिंग की बात होती है, उस रेंज में नहीं है, थोड़ी सी दूरी है। और मैं बात करूं डिमांड जोन थर्ड की, तो डिमांड जोन थर्ड मेरे लोकेशन से बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ लेवल है, ओवरलैप करता हुआ लेवल है, मतलब एक तरह से बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर का पूरा सपोर्ट है इस मेरे डेली के एक्सक्यूशन को। तो इन तीनों का सेम ट्रेड स्कोर होने के बाद भी एक अलग इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि कौन सा कहां पर है। तो अब इन तीनों में यदि मुझे कोई बेस्ट जोन को निकालना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा हो सकता है, क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी, बताएं। डिमांड जोन 3 द बेस्ट जोन है। अब एक माइंड में आएगा क्वेश्चन कि सर अभी प्राइस 1500 है, आप डिमांड जोन 3 की बात कर रहे हो, डिमांड जोन 3 दूर कितना है, डिमांड जोन 3 दूर कितना है। यहाँ पर ये बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर है एक तरह से श्री कृष्णा, और ये जो लोअर टाइम फ्रेम की जो डिमांड जोन है, ये लोअर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन है मेरे एग्जीक्यूशन, मतलब
अर्जुन अर्जुन की दूरी डिमांड जोन फर्स्ट में श्री कृष्णा से थोड़ी ज्यादा है, और डिमांड जोन सेकंड में थोड़ी और थोड़ा कम ज्यादा है, और डिमांड जोन थर्ड जो है वो श्री कृष्णा अर्जुन दोनों एक ही रेंज में है, दोनों एक ही जगह आकर मिल गए। 1500 से 1178 या 1200 आने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। एक बात बताइए, क्या हम इस लेवल को ले सकते हैं, इस ड्रॉप डिस रैली को? तो जो क्लोजिंग वाली बात थी कि सर जिसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है उसको क्या नंबर दें, उसको काउंट ही नहीं करना है, नंबर देने की बात ही खत्म हो गई। इसे मैं काउंट ही नहीं करके चलूंगा, इसे मैं काउंट ही नहीं करके चलूंगा कि कोई लेवल भी है मेरे लिए। तो अभी मेरी प्रायोरिटी है डिमांड जोन 30। अब यहाँ पर प्राइस इस जोन में आने में टाइम तो लगा सकती है, बिल्कुल मानने वाली बात है कि टाइम लग जाएगा, बट जब भी पता भी नहीं चलेगा कब प्राइस इस जोन में आ जाएगी और कब ये इतना अच्छा रिवॉर्ड दे देगा। तो इस तरह के एरियाज को मार्क करके अलर्ट लगा देना है अपने पास। अलर्ट का मतलब अपने पास फोकस रखना है कि कब प्राइस इस रेंज में आए, जब भी आएगा मौका मिलेगा तो हम कर लेंगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं हो जाता कि यहाँ पर आएगी ही आएगी, ऊपर जाते टाइम नई फॉर्मेशन बनाएगी, जब ऊपर जा रही है तो नई फॉर्मेशन बनाएगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपन को। बट मैं बात करूं डिमांड जोन फर्स्ट और सेकंड की, क्या प्राइस ऊपर से किसी सप्लाई जोन से आ रही है, या ऊपर के टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन है? क्या ऊपर के टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन था इसमें मुथूट फाइनेंस में? नहीं। मतलब ना तो यहाँ पे पितामह भीष्म है ही नहीं, है तो नॉर्मल सा ये एक सप्लाई जोन, और इवन कोई सप्लाई जोन नॉर्मल सप्लाई जोन भी नहीं है, ना पितामह भीष्म ना दुर्योधन। तो क्या मैं डायरेक्ट इस रैली वाले डिमांड जोन को ट्रेड नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इस वजह से मैं इस रैली के फर्स्ट वाले को भी ट्रेड कर सकता हूं, सेकंड वाले को भी ट्रेड कर सकता हूं, और थर्ड वाले को भी ट्रेड कर सकता हूं। वो एग्जांपल पे मैं आऊंगा जब अलग अलग ट्रेड स्कोर होंगे, उस पर भी मैं आने वाला हूं, डोंट वरी। तो अब यहाँ पर फर्स्ट भी मेरे लिए बेस्ट है, सेकंड भी बेस्ट है, और थर्ड भी बेस्ट है। यदि फर्स्ट वाले डिमांड जोन का ट्रेड स्कोर 5 और 6 होता तो मैं इस डिमांड जोन को इग्नोर करता, मैं डिमांड जोन सेकंड और थर्ड को ले रहा होता। वो सारे जो एग्जांपल हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सभी आगे वाले एग्जांपल्स में आ जाएंगे। बट जो बेस्ट की बात होगी, बेस्ट मतलब थर्ड डिमांड जोन जो हायर टाइम फ्रेम से ओवरलैप कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पर ये डिमांड जोन फर्स्ट जो कि मेरे डिमांड जोन से, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ओवरलैप नहीं कर रहा है। अब डिमांड जोन सेकंड, एक बार डिमांड जोन फर्स्ट को इग्नोर करेंगे, एक बारी को अभी के लिए डिमांड जोन फर्स्ट को इग्नोर करेंगे। मैं बात करूंगा डिमांड जोन सेकंड और डिमांड जोन थर्ड की, क्योंकि डिमांड जोन सेकंड मेरे हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, अर्जुन और श्री कृष्णा दोनों साथ है, और नीचे वाले एरिया में भी अर्जुन और श्री कृष्णा दोनों साथ है। बट डिमांड जोन सेकंड का जो ट्रेड स्कोर है वो 6 है, और डिमांड जोन थर्ड का ट्रेड स्कोर है 7 है। आप मुझे बताएं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या हमारी प्रायोरिटी रहेगी? अपनी समझ से, अपनी थिंकिंग से आप मुझे बताइए, डिमांड जोन थर्ड को प्रायोरिटाइज करेंगे, डिमांड जोन सेकंड को ट्रेड करनी हो तो? डिमांड जोन थर्ड को, डिमांड जोन सेकंड अच्छा है, ट्रेड स्कोर कम है, इसको ट्रेड करना का एक अलग तरीका होगा, बट डिमांड जोन थर्ड बेस्ट है। एक बॉटम एरिया है, एक बिल्कुल लोअर पॉइंट है जिसने प्राइस को ऊपर की तरफ खींच दिया था। कम ट्रेड स्कोर होने की वजह से मैं इसको नहीं करूंगा। अब वहीं पे यदि मैं बात करूं, सुनिएगा अच्छी तरह से, कि यदि इसका ट्रेड स्कोर 7 हो गया, यदि इसका ट्रेड स्कोर 7 हो गया, तो अब मैं डिमांड जोन सेकंड और थर्ड में से किसे ट्रेड करूंगा? अब देखो, जो लोग डिमांड जोन थर्ड की बात कर रहे हैं कि डिमांड जोन थर्ड को मैं बात करूं, को ट्रेड करूंगा, तो वो लोग एक बार मुझे ये बात बताएं कि प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ये लोकेशन मेरा ऑलरेडी है, और डिमांड जोन सेकंड ऑलरेडी 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन है, डिमांड जोन सेकंड ऑलरेडी 7 ट्रेड स्कोर वाला अच्छा जोन है, तो क्या ये प्राइस को नीचे आने देगा, डिमांड जोन थर्ड में एंट्री करने देगा? नहीं। वो उसके कम चांस हो जाते हैं, यदि ऊपर वाला जोन ही मेरा स्ट्रांग निकल आया, ऊपर वाला एरिया ही मेरा स्ट्रांग है, तो नीचे वाले एरिया तक आने में हो सकता है उसको टाइम लगेगा, हो सकता है आए भी नहीं, यहीं से रिवर्स हो जाए। कौन से केस में? जब इसका ट्रेड स्कोर मेरा 7 है तब की बात कर रहा हूं, अभी तो 6 है। ओके, इसका ध्यान रखना है। तो हमें ऑलवेज एज ए बिगिनर आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होगा, ये आप जब रिकॉर्डिंग देखें तब अच्छी तरह से हाईलाइट में लिखें कि हमें ऑलवेज कोइंसाइडिंग लेवल या ओवरलैपिंग वाला लेवल ही चलेगा, जो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, जो हायर टाइम फ्रेम की रेंज के अंदर है, वही जोन मेरा द बेस्ट होगा, उसी जोन को मैं ट्रेड करूंगा। यस, वो अच्छा। अब देखिए, हाँ, एक और बात, गगन ने जो बोला है कि डिमांड जोन सेकंड और थर्ड में बेस्ट तो डिमांड जोन थर्ड ही होगा ना। यस, वो उसे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि डिमांड जोन थर्ड होगा। मैंने बात करी है कि 7 ट्रेड स्कोर, और यदि डिमांड जोन सेकंड अच्छा है तो प्राइस के ऊपर से जाने के भी चांसेस हैं, नीचे हो सकता है वो प्राइस इस रेंज में आई ना। इसमें भी एक केस होता है सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर।
सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर इसमें एक केस होता है कि यदि प्राइस ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है, जो कि एक अलग से टॉपिक भी है अपना, कि यदि प्राइस ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है तो मैं एक लोअर ओरिजिन वाले पॉइंट को लाइक डिमांड जोन 3 को ही ट्रेड करूंगा, ऊपर वाले को ट्रेड करूंगा ही नहीं। यदि प्राइस ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है तो वो सेलिंग प्रेशर और व्हेन टू बी अग्रेसिव और व्हेन टू बी कंजर्वेटिव में क्लियर हो जाएगा। कब हमें अग्रेसिव होने की जरूरत है, कब हमें कंजर्वेटिव होने की जरूरत है। लाइक बेस्ट जोन क्या होता है वो देखिए, एक वैसे ये वाला जो हम लोग जोन देख रहे हैं ना, मैरिको वाला, ये अपने आप में ये लोअर वाला एरिया बेस्ट है, ये वाला एरिया बेस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक होंगे हमारे कुछ, यदि पेशेंस है तो शायद मैं बता पाऊंगा सभी कुछ। एस्कॉर्ट में ये रैली बेस रैली का मंथली का मेरा लोकेशन था, जिसमें एक एक्साइटिंग कैंडल के साथ एक लेगआउट है। इसको मैं कोई भी कैंडल कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि लाइव कैंडल। वीकली पर मेरा ट्रेंड कुछ अप है और डेली पर एग्जीक्यूशन के लिए मेरे पास 1 2 3 4 डिमांड जोन्स हैं। अब इनमें प्रायोरिटी देनी है कि मैं किस डिमांड जोन को ट्रेड करूं, कौन सा डिमांड जोन मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा डिमांड जोन मेरे लिए बेस्ट है, ये देखना है। ये मंथली की कैंडल, मंथली का एरिया है। शुरुआत करते हैं इस ड्रॉप बेस रैली वाले डिमांड जोन से। ये जो हमारा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन की मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो फुल नंबर, टाइम एट द बेस की बात करूं तो फुल नंबर, और जोन के फ्रेशनेस और टेस्टेड की बात करूं, फ्रेशनेस और टेस्टेड की बात करूं तो ये भी मेरा फुल नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल मेरा अच्छा है, 7 ट्रेड स्कोर वाला, बट मेरे लोकेशन से दूर है, मतलब अर्जुन और श्री कृष्णा में काफी दूरी है। और अब डिमांड जोन सेकंड की बात करूं, इस वाले की, यहाँ पर भी ये ड्रॉप बेस रैली का ही लेवल है, जहां पर एक एक्साइटिंग कैंडल गैप के साथ है, बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल में गैप है, बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल में गैप है। टाइम एट द बेस की फुल नंबर, स्ट्रेंथ की फुल नंबर और टेस्टेड जोन की फुल नंबर 7 है दोनों का ट्रेड स्कोर। अब बात करता हूं इन दोनों की, नीचे वाले ये जो जोन है उनकी, यहाँ पर इस वाले एरिया का जो कि हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, डिमांड जोन थर्ड, डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकंड एंड डिमांड जोन थर्ड। इसमें डिमांड जोन थर्ड जो है वो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, उसका ट्रेड स्कोर 7 भी है, ये ड्रॉप बेस रैली 3 एक्साइटिंग कैंडल और इसकी पूरे की एरिया की क्लोजिंग भी अच्छी है। बट फिर भी ये जो डिमांड जोन फोर्थ है, ये डिमांड जोन फोर्थ जो है उसका ट्रेड स्कोर कम है, बहुत ज्यादा अच्छी एक्साइटिंग कैंडल नहीं है उसकी, बहुत ज्यादा अच्छी एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे आई और हैवी सेलिंग प्रेशर को मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी समझिए कि बड़ी रेड एक्साइटिंग कैंडल के साथ यदि आती है, मेरी प्रायोरिटी ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड किया हुआ जोन ही है, तो डिमांड जोन थर्ड को ही मैं ट्रेड करूंगा, ना कि डिमांड जोन फोर्थ को। ये डिमांड जोन फोर्थ भले ही फुल ट्रेड स्कोर का ही क्यों ना होता, फिर भी मैं इसे ट्रेड नहीं करता। फिर भी मैं इसे क्यों ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इसका वेट नहीं करता मैं, एक्चुअली वेट नहीं करता, क्योंकि ऊपर से जब प्राइस इस रेंज में आएगी तो ये डिमांड जोन थर्ड इसको नीचे आने देगा ही नहीं। ये क्यों नीचे आने देगा, जब इसमें खुद में ही अपने आप में स्ट्रेंथ है। तो जब कभी मौका मिलेगा यहाँ तक तो देखेंगे बाद में, बाकी प्रायोरिटी तो ऑलवेज डिमांड जोन थर्ड ही रहेगी, कोइंसाइडिंग लेवल वाली। ये डिमांड जोन फर्स्ट है, ये चलेगा, यहाँ से रिएक्शन आएगा, डिमांड जोन सेकंड से भी रिएक्शन आएगा, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न है और अपने आप में स्ट्रेंथ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बट जो बेस्ट एरिया की बात होती है वो डिमांड जोन थर्ड है। और यूं लगे कि यहाँ पर ट्रेड को आने में कितना टाइम लग जाएगा, हम करंट मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं बाय सेल कर रहे हैं, हमेशा अच्छी चीज होने के लिए, अच्छी ट्रेड मिलने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आप वेट नहीं करते हो, यदि आप वेट नहीं करते हो किसी भी ट्रेड के लिए, अच्छी ट्रेड के लिए, तो आप कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इस बात का खास ध्यान रखना। ओके, कुछ इसी तरह की ट्रेड ही डिस्कस करेंगे जिससे और अच्छी तरह से क्लियर होता जाए आपको। नहीं, उसे मैंने एज ए बेस कैंडल ही कंसीडर किया सर्वेश। ये जीएलएफ है वीकली का, ये एक रैली बेस रैली का मेरा डिमांड जोन है, लोकेशन है, ये रैली बेस रैली की लोकेशन। ऊपर यहाँ पर कोई अच्छा सप्लाई जोन नहीं है इस पूरी रेंज में। एक तरह से मैं मानूं कि एक ये मेरे पास डिमांड जोन ही है। अब इसे मैं लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड के साथ देखूं कि ट्रेंड यदि मेरा अप है तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। डेली पर ट्रेंड मेरा अप है। अब इस अप ट्रेंड में एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम 125, 125 मिनट पर मेरे पास एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, दूसरा ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन एंड तीसरा ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, 3 डिमांड जोन है। और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन को मैं यदि ड्रॉप बेस रैली भी करना चाहूँ ना इस तरह से, तो भी मेरे लिए अच्छा है, लाइक एक लेग इन, 3 बेस और एक 2 लेग आउट, इस तरह से। अब जो डिमांड जोन फर्स्ट है उसका ट्रेड स्कोर कम है क्योंकि इसकी लेग आउट कैंडल ज्यादा अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे यही डिनाई कर देंगे ट्रेड करने से, क्योंकि इसका ट्रेड स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि इसका ट्रेड स्कोर कम हो जाता है। ये एक बेस कैंडल है, क्योंकि इसकी ये विक आपको नहीं दिख रही है, इस वजह से बेस कैंडल है अवधेश, ये रैली नहीं है, ये बेस कैंडल है।
और जो दूसरा डिमांड जोन है वो गैप के साथ है, एक लेगआउट कैंडल है, गैप के साथ एक लेगआउट कैंडल है, कम से कम बेस कैंडल है, तो इसका ट्रेड स्कोर फुल है, इसका ट्रेड स्कोर जो है वो फुल है। और जो डिमांड जोन थर्ड है, डिमांड जोन थर्ड का ट्रेड स्कोर भी फुल है सब, क्योंकि यहां पर फुल में से फुल नंबर देंगे हम इसको, हाईएस्ट नंबर, ये वाली रेंज, फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ, टाइम एट द बेस, सब कुछ फेवर में है। बट जो डिमांड जोन थर्ड और डिमांड जोन सेकंड में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा बड़ा ये है कि डिमांड जोन थर्ड हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है और डिमांड जोन सेकंड कोई भी टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये क्वालिटी की प्रायोरिटी सच में वही लोग समझेंगे जिनका अकाउंट कभी खाली हुआ हो, यस एग्जैक्टली उमेश, या जिन्हें लॉस हुआ हो। बट फिर भी ह्यूमन नेचर होता है कि चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, चीजों को भूलना आता है लोगों को। यदि सुधार करके भूल रहे हैं, यदि हम उनको अच्छा करके भूल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट उन्हें हम रिपीट कर रहे हैं, उनको यदि हम रिपीट कर रहे हैं तो फिर वो चीज अच्छी नहीं है। और देखिए अब दो केस हैं कि यदि डिमांड जोन सेकंड जो है, ये डिमांड जोन सेकंड का फुल 7 ट्रेड स्कोर है और डिमांड जोन थर्ड का ट्रेड स्कोर भी 7 है। अब ये डिमांड जोन थर्ड यदि 6 होता, डिमांड जोन थर्ड यदि ये वाला एरिया जो है डिमांड जोन थर्ड वाला जो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, इसका ट्रेड स्कोर यदि 6 होता तो फिर मैं किसे प्रायोरिटाइज करता, कौन से लेवल को ट्रेड करता, डिमांड जोन थर्ड को। अब वो चीज अग्रेसिव और कंजर्वेटिव में आ जाए, अभी मैं ट्रेड करने के लिए कह ही नहीं रहा हूं, इसी वजह से नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी आपको व्हेन टू बी अग्रेसिव और व्हेन टू बी कंजर्वेटिव सीखना है। उस केस में डिमांड जोन सेकंड को ट्रेड करना एक अग्रेसिव ट्रेड होगी और डिमांड जोन थर्ड को ट्रेड करना एक कंजर्वेटिव। आपको याद हो एक रैमको सीमेंट में मैंने एरिया आप लोगों को बताया था, ये वाला पॉइंट। अब इसका ट्रेड स्कोर भी मुझे ठीक लग रहा है, इन दोनों का ट्रेड स्कोर एक तरह से मैं सेम मानूं कि एक तरह से इन दोनों का ट्रेड स्कोर सेम है, इसका इसका इस वाली रेंज का। तो ऊपर वाले एरिया से मैंने एक बार ट्रेड कर लिया, मुझे 1:2 1:3 का टारगेट मिल गया, तो ठीक है मैं इस ट्रेड को इग्नोर करूंगा, क्या जरूरी है मुझे बाद में फिर इस लेवल को भी ट्रेड करने का। एक बार ट्रेड मिली तो काफी टाइम तक उससे आपको दूर हो जाना चाहिए जब तक कि उसमें नए फॉर्मेशंस नहीं बने, जब तक कि उसमें नए फॉर्मेशंस नहीं बने। और ये यहाँ पर अग्रेसिव और कंजर्वेटिव कह सकते हैं इसको। अब देखिए ये वाला एक एरिया था, ये ड्रॉप बेस वैली, इसका ट्रेड स्कोर कितना था, इसका ट्रेड स्कोर कितना था 7, इसका 6 था और इसका भी ऑलमोस्ट 6 कह सकते हैं, नंबर ऑफ बेस कैंडल कुछ मान के। ऊपर वाला 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन भी स्टॉप लॉस हो गया, ये वाला एरिया भी। यहाँ से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई तो थी ऊपर क्योंकि कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर तो होते ही हैं, बट जो 1:2 1:3 के लेवल की बात करते हैं वो नहीं हो पाया, स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड नहीं कर रहा था, बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर उसके साथ नहीं थी, इस वजह से बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर इसमें साथ नहीं थी। और चाहे वो डीआईटी ट्रेड हो, एचआईटी हो, एमआईटी हो, डब्ल्यूआईटी हो, ये सब कुछ आपको सेम ही रखना है, प्रोसेस अपना सेम रहेगा। भारतीय एयरटेल हायर टाइम फ्रेम पे ये मंथली का डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली। वीकली पर ये पिक्चर है, एक वीकली का यदि डिमांड जोन आप इसे रैली बेस रैली कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हैं, वीकली का ये रैली बेस रैली डिमांड जोन। तो एक बार ये मंथली का और ये वीकली का डिमांड जोन, और डेली पर कुछ इस तरह की पिक्चर है। अभी मैं डब्ल्यूआईटी इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूं, डब्ल्यूआईटी इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग कि वीकली पर मेरे पास कोई लोकेशन थी डिमांड जोन की। तो 125 आपको ये तो पता है ना कि मैं 125 और 75 ही क्यों देख रहा हूं, हमेशा हमेशा मैं 125 या 75 मिनट लेवल को ही प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूं। देखिए हमारे जो मार्केट है उसमें कितने मिनट तक ओपन रहता है मार्केट, 375 मिनट, 375 मिनट होते हैं मार्केट में, 9:15 से 3:30 तक 375 मिनट। अब यदि मैं बात करूं सबसे पहले 60 मिनट की, तो 60 मिनट में कितनी कैंडल्स हुई, 6.25। मतलब यहां पर मुझे 60 मिनट में कहीं ना कहीं 7 कैंडल दिखाई देंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। बट ये 7 कैंडल, जो 7th कैंडल है वो कंप्लीट नहीं है, वो अपने टाइम फ्रेम की, अपने टाइम फ्रेम की फुल कैंडल नहीं है। इस लास्ट कैंडल को मैं नहीं कह सकता कि ये 60 मिनट की कैंडल है। अब उसी के लिए मैं बात करूं कि 75 मिनट, 375 डिवाइडेड बाय 75 मिनट मतलब 5 बेस कैंडल, 5 कैंडल। तो यहाँ पर 5 कैंडल वो कंप्लीट हैं, एक कैंडल में जो 75 मिनट की बाइंग या सेलिंग का डेटा मैं मानकर चल रहा हूं वो कंप्लीट है। और फिर 375 डिवाइडेड बाय 125, 3 कैंडल्स, मतलब तीनों कैंडल कंप्लीट हैं। तीनों कैंडल्स जो हैं उनमें मैं 125 मिनट की बाइंग मान के चल रहा हूं, तो 125 मिनट की बाइंग या सेलिंग ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ 15 मिनट की कैंडल हो गई। और वहीं पे 240 मिनट की बात करें तो 375 डिवाइडेड बाय 240 या 120 भी कर सकते हैं, जो लोग 2 आवर देखते हैं वो 120 से समझिए, 375 डिवाइडेड बाय 120, 3.125।
मतलब कहीं ना कहीं फोर्थ कैंडल का डेटा मेरे पास कंप्लीट नहीं आया है, फोर्थ कैंडल का डेटा मेरे पास कंप्लीट नहीं आया है। ओके इस वजह से मैं ऑलवेज कंप्लीट कैंडल को, या फिर मैं कहूं तो ऑलवेज 125 या 75, 25 भी कह सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम डीआईटी ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए, तो वो मेरे लिए अपने पास 75 125 मिनट पर ही जो डेटा होगा वो कैंडल होगी वो अच्छी होगी। 15 मिनट 25 मिनट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास लोकेशन के बाद एक्सक्यूशन देखने के लिए जो नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन है वो ये ड्रॉप बेस वैली का डिमांड जोन है, जिसमें एक ये ड्रॉप लेगिन है, 4 बेस कैंडल है और एक लेगआउट कैंडल है। उसके बाद नीचे एक ये बहुत सारी बेस कैंडल्स के साथ एरिया है। ये मेरे पास 75 मिनट की पिक्चर है। दोनों ही पिक्चर जो है वो मेरे पास बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि इनका ट्रेड स्कोर अच्छा नहीं है। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है 125 मिनट पे इनको आइडेंटिफाई करने का। अब 125 मिनट पर एक ये पिक्चर है रैली बेस रैली, जिसमें 6 बेस कैंडल है। तो मोर देन 6 बेस 5 बेस कैंडल हुई तो उसमें अपने आप ही ट्रेड स्कोर का कम हो गया, और हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड भी नहीं कर रहा है। तो ये लेवल को तो मुझे ट्रेड करना ही नहीं है। ये रैली बेस रैली का लेवल है जिसका ट्रेड स्कोर 6 है, बट ये हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है। ये हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है लेवल, तो इस लेवल को मैं ट्रेड करूंगा। और जहां पर बात आएगी इस ड्रॉप बेस रैली की, क्या ये लेवल किसी तरह से अच्छा है? देखिए, जो जो आप इसे ओरिजिन पॉइंट मान रहे हो ना, उसमें एक चीज देखिए आप, एक नोटिस करें एक बात, कि एक तो इसकी क्लोजिंग अपने आप में यहां तक की बात करूं तो अच्छी है ही नहीं। इस एरिया से ऊपर एक क्लोज हुआ ही नहीं है, और यहां से ये रैली कंटिन्यू नहीं रही, एक तरह से बाद में 1-2 दिन ऊपर जाकर ये बाद में साइडवेज हो गई यहां पर। तो ये कोई मेरा अच्छा ओरिजिन पॉइंट नहीं है कि इसे मैं अच्छा ओरिजिन पॉइंट मानूं। यदि 75 मिनट पर मुझे कुछ अच्छी पिक्चर दिखती है इस रेंज में, तो मैं उसके साथ जा सकता हूं, अदरवाइज 125 मिनट पर तो मेरे पास कुछ भी अच्छी पिक्चर नहीं है। 75 मिनट पर भी मल्टीपल बेस कैंडल्स हैं। तो इस वजह से मेरे पास एक ऑप्शन है ये वाला, इस 125 मिनट के एरिया को ट्रेड करने का। अब आने वाली क्लासेस में हम लोग ये बात भी करेंगे कि इस एरिया में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इसे ट्रैप भी कर सकता है। काफी बार ऐसा होता है कि आपने यदि यहाँ स्टॉप लॉस रखा और आपकी प्राइस जब इस रेंज में आई और स्टॉप लॉस करके ऊपर चली गई। स्टॉप लॉस क्यों कर गई? क्योंकि नीचे कहीं ना कहीं पिछले वाले पीछे पीछे वाले एरिया में कोई ट्रैप लेवल था। उस वजह से मेरे एंट्री स्टॉप लॉस का गैप तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट स्टिल मैं स्टॉप लॉस होने से बच जाता हूँ। मैं स्टॉप लॉस होने से बच जाता हूँ। तो ये ट्रैप लेवल हम सीखेंगे, अलग टॉपिक है, बिल्कुल ही अलग चीज है। और यदि बिल्कुल ऐसे करना है कि मैं तो स्टॉप लॉस से बचना ही चाहता हूँ, मैंने तो यहाँ पर एंट्री स्टॉप लॉस रख दिया, तो फिर उससे ठीक, तो आप लोकेशन को ही ट्रेड कर लो, एक्सक्यूशन पे जाओ ही क्यों? जब आपको एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप इतना ज्यादा बड़ा करना ही है, तो फिर इतना ज्यादा देखने की, हर एक टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही क्या है? फिर तो आप डायरेक्ट लोकेशन को ट्रेड करो ना। लोकेशन को हम इसी वजह से तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए फिल्टर किया हुआ चीज, जहां पर एक स्मॉल रेंज मिल जाए और एक अच्छा टारगेट जल्दी मिले हमें। बड़े टाइम फ्रेम का जोन अच्छा ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बड़े टाइम फ्रेम के जोन को ट्रेड करो। कब तक टारगेट मिलेगा उसमें? एंट्री स्टॉप लॉस का गैप कितना ज्यादा हो जाएगा? अपन एक बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट से लोअर टाइम फ्रेम पे एक अच्छी पिक्चर देखते हैं। सेल है ये, जहां पे मंथली पर ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ऊपर कोई यहाँ पर सप्लाई जोन नहीं है, एक तरह से इक्विलिब्रियम में ले सकता हूँ। यदि इसे मैं सप्लाई जोन मानूं तो भी ये मेरे लिए इक्विलिब्रियम या लो ऑन द कर्व होगा। मुझे ट्रेंड देखने के लिए वीकली पर जाना होगा, जिसका ट्रेंड अप है। वीकली पर इसका ट्रेंड अप है, और डेली पर जो एक्सक्यूशन है वो देखूंगा मैं। अब डेली पर एक मेरे पास ये रैली बेस रैली का लेवल है, एक ये रैली बेस रैली का लेवल, एक ये रैली बेस रैली का लेवल, दूसरा ये रैली बेस रैली का लेवल, और नीचे कोई यहाँ पर ये कोई अच्छा एरिया नहीं है। जो फर्स्ट वाला डिमांड जोन है उसका ट्रेड स्कोर बिल्कुल अच्छा है, 7 ट्रेड स्कोर वाला जोन है, बट प्रॉब्लम बस एक है, ये हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इस लेवल को ट्रेड करना एक तरह से अग्रेसिव ट्रेड होगी, यदि मैं इस लेवल को ट्रेड करने की बात करूं। और ये जो डिमांड जोन सेकंड है, ये 6 ट्रेड स्कोर वाला जोन है। कम ट्रेड स्कोर वाला जोन मुझे चाहिए ही नहीं। एक तो डिमांड जोन फर्स्ट हो गया, और फिर बात करता हूं इस रैली बेस रैली वाले डिमांड जोन की, जो कि मंथली के डिमांड जोन या हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। मतलब क्या होगा कि ऊपर से यदि प्राइस आएगी तो वो बड़े टाइम फ्रेम मंथली के डिमांड जोन को भी अप्रोच कर रही है और डेली के डिमांड जोन को भी अप्रोच कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों में एक साथ मुझे एंट्री मिली है, कहीं ना कहीं दोनों में मुझे एक साथ एंट्री मिली है। तो ये मेरे लिए बेस्ट जोन है। ये लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये लेवल मेरे लिए बिल्कुल अच्छा हो सकता है। बट क्योंकि प्राइस इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के इस सप्लाई जोन से आ रही है, देखिए, क्या मैं कह सकता हूं, यहाँ पर ये थोड़ा नया लगेगा आपको, बट ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है। मतलब मेरे पास सेल को लेकर क्या पिक्चर है कि डिमांड जोन है प्राइस में मंथली पर,
बट अभी जो रिसेंट कैंडल्स बनी है, वो रिसेंट कैंडल जो है वो मंथली के सप्लाई जोन से होकर आ रहे हैं। आप लोग मुझे यस और नो में बताइएगा, क्या मैं कह सकता हूँ मंथली के सप्लाई जोन के ऑर्डर, बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग के ऑर्डर इसमें एग्जीक्यूट हो चुके हैं और प्राइस उस सेलिंग को लेकर मंथली की सप्लाई जोन के पेंडिंग ऑर्डर को लेकर नीचे की तरफ आ रही है? एम आई राइट? और डेली पर यदि मैं इस डिमांड जोन की बात करूं, डिमांड जोन फर्स्ट, ये डेली का ये डिमांड जोन और दूसरा नीचे वाला ये डिमांड जोन, दो डिमांड जोन है मेरे पास, डिमांड जोन फर्स्ट और डिमांड जोन सेकंड। क्या मंथली की सेलिंग को रोकने के लिए अकेला डेली का ये डिमांड जोन काफी रहेगा? नहीं। मंथली की सेलिंग को रोकने के लिए यहाँ पर मंथली का ही डिमांड जोन खड़ा है। श्री कृष्ण का सपोर्ट लगेगा अभी, क्योंकि दुर्योधन के साथ पितामह भीष्म का फुल सपोर्ट है, इस वजह से। ये हुआ था बीएचईएल में, ये मंथली का लोकेशन था। बीएचईएल में ये एक मंथली का लोकेशन था, रैली बेस रैली करके। डेली पर यहाँ पर ये कितना अच्छा लेवल था, देखिए रैली बेस रैली का लेवल है, टू अच्छी लेगआउट कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल्स हैं, अच्छा 7 ट्रेड स्कोर है। प्राइस सेलिंग के साथ आई और इसको लेवल को बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया और नीचे इस वाले एरिया से, इस रैली बेस रैली के इस वाले एरिया से थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से चली गई प्राइस, इस रेंज से। वही देखना है यदनेश, देखना हमें नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन ही है। बट मैंने एक नई चीज आपको बताई है, एक चीज एड ऑन करी है एक तरह से, और उसके बारे में डेप्थ में हम पढ़ेंगे। ये होगा कि टॉप डाउन अप्रोच का पार्ट है। इसी वजह से तो गौरव हमेशा हम लोग अपने एंट्री लाइन को प्रॉक्सिमल से ऊपर करते हैं। प्रॉपर यदि आ जाता तो और अच्छी बात होती, बट जो एंट्री लाइन को प्रॉक्सिमल से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ये आरईसी लिमिटेड है। यहाँ पर ये जो डिमांड है ड्रॉप बेस रैली का, ये एज ए लोकेशन ऊपर कुछ भी अभी इसमें लोकेशन के लिए एक मेरे पास ये पॉइंट है, ये रैली बेस ड्रॉप। यस, और यदि आपको जोन अच्छा चाहिए तो ऑलवेज वेट करें कि प्राइस आपके लोकेशन वाले जोन में आए, लोकेशन से कोइंसाइड करने वाले जोन में आए। यदि आपको वाकई में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी है, यदि आपको वाकई में एक अच्छे 1:3 1:4 टारगेट के लिए ट्रेड देखनी है, तो आप वाकई में क्वालिटी पे फोकस करना चाहते हैं तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन डेली पर ट्रेंड मेरा साइडवेज टू अप, अब मैं 125 मिनट पर इसमें ट्रेड देखता हूँ। 125 मिनट पर यहाँ पर कोई भी मेरे पास अच्छा जोन नहीं है, इवन ये कोई अच्छा जोन नहीं है, ये एक नॉर्मली मेरे पास ड्रॉप बेस रैली का 125 मिनट का जोन है। और 75 पर भी मेरे पास ना ये अच्छी लेगिन है, कोई भी मेरे पास अच्छा डिमांड जोन नहीं है 75 125 वाले एरिया में। बस लोकेशन मेरे पास है वीकली की, वीकली की लोकेशन है मेरे पास और कुछ भी नहीं है। और लोकेशन यदि क्लोजिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं लोकेशन के लिए तो था ही नहीं, क्लोजिंग अच्छी होती तो बढ़िया है, वो एजुकेशन के लिए है। लोकेशन यदि नॉर्मल है तो चलेगी, हाँ यदि इसकी क्लोजिंग इस तरह से होती तो और भी थोड़ा अच्छा रहता, बट ठीक है, लोकेशन में हम इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो अब मुझे जबरदस्ती आरईसी लिमिटेड में कोई भी नीचे वाले एरिया पे कि ये मुझे एक ओरिजिन पॉइंट दिख रहा है, इसे मैं ट्रेड कर लूं, जब आपको लोअर टाइम फ्रेम पर अच्छी पिक्चर नहीं दिखी तो फिर क्यों जाना, क्यों ट्रेड करना? ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास, किसी भी तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। और यदि कभी ऐसा हो कि प्राइस लोकेशन को हिट करके ऊपर चली गई, यदि कभी ऐसा हो गया कि प्राइस लोकेशन को हिट करके ऊपर चली गई, तो कभी भी ऐसा नहीं कि हम लोग प्राइस को ऊपर जाती है प्राइस को बाय करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ऑलवेज वेट करेंगे उसका प्राइस में को उस रेंज में आने तक का, हमेशा। जो भी पॉसिबिलिटीज है ना, जो भी हो सकता है, हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये हुआ तो क्या करना है, ये हुआ तो क्या करना है। आपको बस वो चीजें लिख लेनी है अपने पास इस तरह से, जैसे कि आपको कभी भी रिवीजन की जरूरत पड़े या अभी जब आप ट्रेड देख रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आए कि ट्रेड फाइंड आउट करने में जज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा लेवल अच्छा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, तो आप अपने नोट्स निकालें और उसमें देखें और अपने आप को क्लियर कर लें। वीकली का ये लोकेशन, डेली का ट्रेंड कुछ इस तरह से है डाउन, डेली का ट्रेंड डाउन है और मैं यदि यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन देखूं सप्लाई जोन का, तो 125 मिनट का डेटा मेरे पास बैक डेट का नहीं आ रहा है, पीछे का डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि 30 डेज से पहले का लोकेशन बना हुआ है, वो 30 डेज से पहले का लोकेशन बना हुआ है। तो एक मेरे पास ऑप्शन है लोड लोकल डेटा करने का। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको लोड लोकल डाटा करने में ही आ जाए, हर बार ऐसा नहीं होगा कि लोड लोकल डेटा करने में आपके पास पूरा डेटा आ जाए, बट यदि अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी हम ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी यहाँ पर इस वाले एरिया पर कोई भी ये टेस्टेड सप्लाई जोन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर इस वाले रेंज में भी कुछ नहीं है।
यहां पर एक मेरे पास ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन जो कि गैप के साथ है, एक लेग इन बेस और ये लेग आउट, गैप के साथ ही रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, जो कि लेवल फ्रेश भी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है क्योंकि प्राइस अच्छी खासी नीचे भी आई है। बस टाइम एट द बेस के अकॉर्डिंग 4 बेस करने हो गए, टाइम एट द बेस के अकॉर्डिंग। यस, मैं वही देख रहा था कितने लोग बोलते हैं लोकेशन के बाहर है, ये हायर टाइम फ्रेम के बिल्कुल ऊपर है, ये मेरा बॉर्डर है, ये डिजिटल लाइन, इससे ऊपर मैं कोई सप्लाई जोन नहीं देखूंगा, इससे ऊपर मैं कोई सप्लाई जोन नहीं देखूंगा। ओके, यदि यहां पर मुझे WIT ट्रेड नहीं मिली तो DIT देखते हैं। ये मेरे पास एक ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन, और यहां पर ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक तरह से सप्लाई जोन, ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप। प्राइस एक तरह से इक्विलिब्रियम में है। आपको एक टाइम पे आने के बाद रिट्रेसमेंट वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ देखोगे तो। इक्विलिब्रियम में है, मेरा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अप है और 15 मिनट पे एक्सटेंशन, 15 मिनट पे मुझे इसमें एक्सटेंशन देखना है। एक ये डिमांड जोन रैली बेस रैली, भले ही विक टू विक टेस्टेड है, मैं अभी बॉडी टू विक सीखा है, मैं तो मैं बॉडी टू विक की ही बात करूंगा। ये रैली बेस रैली, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें मैं आज बता सकता हूं बताने को कि विक टू विक कब ले लें अपन, बॉडी टू विक कब लें, बट एक ही दिन में ये सब कुछ यार बहुत जल्दी ही ये सब कुछ आने से, आपको बताने से आपको चीजें हौच पौच हो जाएंगी बहुत ज्यादा। तो जैसे ही उसका टाइम आएगा आएगा अग्रेसिव और कंजर्वेटिव का, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हमें किन किन केसेस में विक टू विक भी ले सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल बेस कैंडल है तो कोई मेरा जोन अच्छा नहीं है, और यहाँ पर भी कोई अच्छा एरिया मुझे नजर नहीं आ रहा है, इतनी सारी बेस कैंडल्स LIC में। तो ऐसा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है कि मैं 10 मिनट पर जाकर देख लूं कि 10 मिनट पे कोई लेवल मिलेगा, या 30 मिनट पर जाकर देख लूं, या 25 मिनट पर जाकर देख लूं। नहीं, वो नहीं करना है आपको, वो नहीं करना है। वैसे इसमें ये रैली बेस रैली का ये वाला एरिया अच्छा है 25 मिनट पर, ये हाई टाइम फ्रेम से कोइंसाइड करता हुआ 10 मिनट का अल्टरनेट आप 25 मिनट रख सकते हो, 10 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का, बट ट्राई करें 15 मिनट पर बने रहने की। ऐसा नहीं कि हर बार हर एक ट्रेड में आप फिल्टर करते जाएं कि कौन सा टाइम फ्रेम इस पर नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, वो टारगेट नहीं रखें। डाबर, ये करंट मार्केट प्राइस है, ये मेरा नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन है, अभी कोई सप्लाई जोन फॉर्म नहीं हुआ है, वही ऑल टाइम हाई का शेयर, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, डेली का ट्रेंड अप है, अब 125-75 मिनट पे डिमांड जोन की बात आती है। यहाँ पर ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, जिसमें ये कुछ मेरी प्रॉक्सिमल लाइन और यहाँ कुछ मेरी डिस्टल लाइन, ये पॉइंट पे दूसरा मेरे पास इसमें 125 मिनट पर ये एक ऑप्शन है, और कोई यहाँ पर मेरे पास डिमांड जोन नहीं है। एक बार 75 मिनट पे फिल्टर कर लेता हूँ, 75 मिनट पर भी वही सेम एरिया, इसको ये ड्रॉप बेस रैली, और नीचे कोई भी मेरे पास जोन अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह का कोई जोन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। बट ये जो ऊपर वाला डिमांड जोन है, इसका ट्रेड स्कोर 7 है, ये एक अलग केस है। डिमांड जोन का ट्रेड स्कोर 7 है, बट ये हायर टाइम फ्रेम के थोड़ा सा ऊपर है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, और नीचे वाला एरिया ये रहा। तो इन दोनों में कौन सा अपना ऑप्शन रहेगा? नीचे वाले एरिया का भी ट्रेड स्कोर फुल कह सकते हैं, क्योंकि गैप के साथ है, और एक ओरिजिन पॉइंट है पूरे मूव का, वीकली की डिजिटल लाइन ही। एक तरह से मैं यहाँ एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करूं तो जो 125 मिनट की स्टॉप लॉस है, वही वीकली की डिजिटल लाइन भी है। स्टॉप लॉस बहुत नीचे वाला एरिया हो गया, बट ऊपर वाला एरिया जो है, प्राइस यदि अग्रेसिवली नहीं आ रही है, तो ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर इस स्टॉप लॉस को मैं लोकेशन के थोड़ा सा नीचे रख दूंगा, यहाँ पर इस वाले स्टॉप लॉस को लोकेशन के थोड़ा सा नीचे रख दूंगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, एक तरह से कंजर्वेटिव होकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ट्रेड में कोइंसाइडिंग लेवल तो नहीं लिया, बट यदि मेरा स्टॉप लॉस वाला पॉइंट और लोकेशन की प्रॉक्सिमल लाइन थोड़ा पास है ना, स्टॉप लॉस पॉइंट और लोकेशन की पास वाली लाइन, लोकेशन की प्रॉक्सिमल लाइन मेरे पास है, तो मैं उसे कर सकता हूं। लाइक ये भारतीय एयरटेल था। अब जैसे ये रैली बेस रैली का ये लेवल है, सपोज करें ये मेरी लोकेशन है जो हाईलाइटेड है, और ये रैली बेस रैली का मेरा एक्सटेंशन है, तो मैं यहाँ एंट्री और कुछ इधर स्टॉप लॉस आसानी से रख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रॉक्सिमल लाइन को साथ ले लिया अपने थोड़ा रिस्क से बचने के लिए, जैसे ये एक केस है यहाँ पर, इस तरह से। यदि मेरे एक्सक्यूशन का जो स्टॉप लॉस है और जो प्रॉक्सिमल लाइन है लोकेशन की, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इस तरह से इसे कर सकता हूँ, ये एंट्री और स्टॉप लॉस इस तरह से मैं अपने स्टॉप लॉस को लोकेशन के नीचे रख सकता हूँ, यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था,
लोकेशन का इंपॉर्टेंस, कब किस तरह के लेवल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा। और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम जो देखो, वो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड वाले जोन्स को ही प्रायोरिटी दो। क्योंकि देखिए, यदि आपकी स्टार्टिंग में ही ट्रेड्स जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही स्टॉप लॉस होती गई, नॉर्मल सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, यदि निफ्टी कभी 200 पॉइंट भी नीचे आ गया ना, तो ये जो नॉर्मल जोन होते हैं ना, वो चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। उस एरिया, उस चीज में टिक वही पाएगा जो अच्छा जोन है, जो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है। तो ऑलवेज उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड वाला एरिया, चाहे वो डिमांड है या सप्लाई है। और हाई टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए हो कि क्या रोल है हाई टाइम फ्रेम का। अब आप लोगों के आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, बट फिर भी स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड? नहीं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से नहीं। हाँ, कोल इंडिया यदि मंथली के सप्लाई जोन में गया तो ठीक है, पहुंचने दो उसको सप्लाई जोन में, क्यों रोकेंगे, क्यों अपन उसको? यस, अनलिमिटेड लगा सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में प्राइस आता ही नहीं है। कब देखा आपने अपने हायर टाइम फ्रेम में प्राइस नहीं आई? हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड वाला ये फॉर्मूला था कि मंथली का मेरा ये लोकेशन था और डेली पर ये जो मेरा एक्सक्यूशन था, डेली का ये जोन मंथली के हायर टाइम फ्रेम से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। मतलब मंथली के लोकेशन की जो रेंज है, ये वाली रेंज, इसी रेंज के अंदर मेरे पास एक्सक्यूशन की रेंज है। हायर टाइम फ्रेम की रेंज के अंदर ही मेरे पास एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम का कोई एरिया है। नहीं प्रसाद तो नहीं जाएंगे उसमें। लो ऑन द कर्व में ओनली अप ट्रेंड के साथ ही बाय करेंगे। ओके, मंथली का रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है, जिसमें अभी सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट फिर भी स्टिल एक रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है इंडिगो में। वीकली पर मेरे पास कुछ ये पिक्चर है, ट्रेंड अप है, और डेली पर अब मेरे पास एक ये रैली बेस्ड रैली का एरिया और एक यहाँ पर ये ड्रॉप बेस्ड रैली का एरिया। ये प्राइस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस का ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर गई है प्राइस। तो एक तरह से इसका ओरिजिन पॉइंट तो ये ड्रॉप बेस्ड रैली ही है। इसे हम यही, इसी एरिया को ही हम एक जोन मानेंगे। और ऊपर ये एक रैली बेस्ड रैली का लेवल, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है और ये एक अच्छा जोन है अपने आप में, तो इसे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यदि ऊपर से किसी मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा होता है, ऊपर कोई सप्लाई जोन होता है, तो मैं इसे ट्रेड नहीं करता। और जो बेस्ट लेवल है वो ये है, ड्रॉप बेस्ड रैली का ये वाला लेवल, क्योंकि इस वाले अपमूव का ओरिजिन ये है और प्राइस जहां से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई थी उसका ओरिजिन पॉइंट ये है। और यदि कोई आपने ट्रेड लिया बिना टारगेट के, नीचे आ गया और स्टॉप लॉस हो गया, तो ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया, एग्जिट हो जाएंगे विकास। बट चीज यदि आपने अच्छी परचेज करी है तो उसके चलने के चांसेस, जितना लॉन्ग लाइफ चलती है ना वो चीजें, ब्रांडेड चीज लो हमेशा, जो कि अवेलेबल है। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है। मार्केट में हमें यदि ब्रांडेड कुछ भी चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है ना। यहाँ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है, जो कि ज्यादा अच्छी चले, ज्यादा लंबा चले। नहीं सचिन, वो पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन वी फिक्स दैट मंथली लाइन लिमिट? मंथली लाइन लिमिट समझा नहीं मैं, श्रीकांत क्या कह रहे हो? यस शुभम, वी आर डन टुडे। If we have three base candle according to body 2 wick, okay, and select demand, but the gap is more and base candles, yes बिल्कुल कर सकते हैं निखिल, उसी के लिए ओरिजिन वाला है, उसके लिए भी ओरिजिन वाला पॉइंट है। ये ट्रेड स्कोर जो भी है सब कुछ एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए है सर। जोन मार्केट WIT ट्रेड में लोकेशन लो ऑन द कर्व हो बट डेली पर ट्रेंड, ओके दिपेश मैं इसका रिप्लाई कर चुका हूं। डेली WIT में लो ऑन द कर्व है बट ट्रेंड हमारा अप होना चाहिए, डाउन या साइडवेज नहीं। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कभी कभी हम ट्रेंड को के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी दिपेश। If we marked alert for price based on higher time frame, example monthly, and we got alert notification after 30 days or more than 50 days, that case should we ignore that alert or we should उस ट्रेड को, प्रियांक, एक बार बहुत टाइम बाद यदि आपके पास अलर्ट आया है तो हम ये जरूर देखेंगे कि वो ट्रेड आ कहां से रही है, क्या उसका अभी करंट सिनेरियो क्या है, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। एक तरह से वो टॉप डाउन अप्रोच का पार्ट है कि यदि वो हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन से आ रही है या नॉर्मली आ रही है, किस तरह के सेलिंग प्रेशर से आ रही है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, जो कि व्हेन टू बी एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, और जब हम टॉप डाउन अप्रोच पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस चंदन, कृष्णा ने श्री कृष्णा के साथ और श्री कृष्णा के कोइंसाइडिंग वाला एरिया ही हमेशा अच्छा रहता है। या हम लोग सप्लाई जोन की बात करें तो पितामह भीष्म मतलब बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन वाला एरिया, जिसे आप अच्छा समझते हो, वो डिमांड जोन में यदि मेंटर्स गलती निकाल रहे हैं तो उनसे ये पूछिए कि इसमें गलती क्या है, इसमें कमी क्या है, ये पूछिए। नाइनटीन 32 कौन से, इस एरिया की बात कर रहे हैं? इस, ओके, हाँ ये भी एक जोन है, मिस हो गया था मुझे, ये ड्रॉप बेस का ही जोन है, बट इसका ट्रेड स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है। इन लेवल्स को हम कंबाइन करना, ये देखिए, ये दो चीजें हैं इसमें। ये लेवल ओवर द लेवल का पार्ट है, LOT, लेवल ओवर द लेवल।
कि जब आस-पास मेरे पास 2 लेवल हो तो उनको किस तरह से कंबाइन किया जाए। अब यहाँ पे 2 पास हो गए ना दोनों लेवल। एक का इसका 60 70 स्कोर है, दूसरे का 60 स्कोर है। डिस्ट्रीब्यूशन वाले ज़ोन में ऑलवेज़ हम एक लोअर रेंज को जैसे यहाँ पर ये मार्क किया है ना, इसे मैं कुछ इस तरह से मार्क करूँगा, इस तरह से। लोअर वाले पॉइंट को। जब जैसे ही मेरी प्रॉक्सिमल लाइन या एंट्री लाइन को टच करेगा ना, तो समझो मैं ट्रेड कर लूँगा। सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ वी डिसाइड टाइम फ्रेम? देखिए 125 और 75 मिनट ऑप्शन है आपके पास कि यदि आपको चिराग 125 मिनट और 75 मिनट पर जिस भी टाइम फ्रेम पर पिक्चर अच्छी नजर आ रही है ना, आप उसे बाय वहां पर ट्रेड फाइंड आउट करोगे, वहां पर मार्किंग करोगे। मारुति चार्ट एक्सप्लेन करो ना। मारुति में आपको कुछ समझ नहीं आएगा अभी। मारुति में भी समझ नहीं आएगा आपको। ये इस पॉइंट से जो कि इस वाले मूव का ओरिजिन पॉइंट था वहां से चला है, और उससे पहले ये डिमांड जोन था यहाँ पर, और वीकली का ये वाला पॉइंट था लोअर। समझ नहीं आएगा आपको। एक ये जो ड्रॉप बेस रैली का मेरा डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन से यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब एक अच्छे एरिया का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ जाती थी, और ऊपर जाते हुए उसने एक नया एरिया फॉर्म किया जिसने कि अपने प्रीवियस मूव के ऊपर क्लोजिंग दी। ये एरिया भी अच्छा हो जाता यदि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती, बट ये अच्छा नहीं था। उसके बाद ये एरिया फॉर्म हुआ, और उसमें जब प्राइस आई तो 2-3 दिन साइडवेज या पास रहने के बाद उसने ऊपर की तरफ इस तरह का अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और वो एक सेक्टोरियल एनालिसिस इसमें निफ्टी ऑटो निफ्टी ऑटो खुद अपने मंथली के इस वाली रेंज में था, यहाँ से ऊपर जा रहा था। वीकली पर ये एक रेंज थी रैली बेस रैली की, तो पूरा ऑटो सेक्टर ही जब डिमांड जोन में था, पूरा ऑटो सेक्टर ही इस वाली रेंज से ऊपर जा रहा था, इन दोनों के बीच से लेवल ओवर द लेवल का पार्ट है। और फिर वापस से इस ड्रॉप बेस रैली के इस पूरे ओरिजिन पॉइंट में ये यहाँ पर आया, इस मूव के उसी टाइम पे मारुति भी डिमांड जोन में आया, लाइक 21 सितंबर की बात है। वैसा ही 21 सितंबर को मारुति भाई दोनों एक ही टाइम फ्रेम पर, टाइम पे सेक्टर और स्टॉक दोनों एक ही टाइम पर डिमांड जोन में आए, उस वजह से पूरा सेक्टर और उसके अंदर आने वाले स्टॉक में इतना अच्छा खासा मूव आया। यस अरविंद, बिल्कुल करेंगे। वो ऑलवेज जो भी अपनी डिजिटल लाइन होगी ना श्रीकांत, वो डिजिटल लाइन से नीचे हमें कभी जाना ही नहीं है, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, उस वाली लाइन से नीचे जाना ही नहीं है। और सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब कि 50 कैंडल्स की क्लोजिंग, जैसे ये डेली है तो डेली की 50 कैंडल की क्लोजिंग का एवरेज है, वीकली है तो वीकली की 50 कैंडल्स का क्लोजिंग है, मंथली है तो मंथली की 50 क्लोजिंग का क्लोजिंग है, उसको उसके लिए मूविंग एवरेज है। ऑप्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी आशीष, यहाँ पर आपको ऑप्शन लगता है ज्यादा ही पसंद है, बट ये टाइम डिके का जो आप कह रहे हो, टाइम डिके होता है, थीटा इफेक्ट होता है, टाइम डिके उसकी वजह से होता है। इंश्योरेंस बाय करने जैसा होता है ऑप्शंस, कि चाहे आपको आपकी गाड़ी को कुछ हो या नहीं, उसका प्रीमियम तो कम होता ही रहेगा, और साल के लास्ट में जाके वो प्रीमियम खत्म ही हो जाएगा। हाँ, तो वो लेवल ओवर द लेवल का पार्ट है राहुल, इस वजह से बोला था। प्राइस डेली डिमांड आने से पहले ही मंथली डिमांड से ही वापस वेट करेंगे अभिषेक माथुर उसके लिए हमेशा। कैन ए गैप डाउन कैंडल बी ग्रीन? यदि हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद क्लोज वो ऊपर हो गई। लाइक ये कैंडल भी तो ग्रीन है, ये गैप डाउन ओपन हुई थी यहाँ पर, बट इसकी क्लोजिंग ऊपर हो गई। आपके बोलने के बाद निफ्टी ऑटो वो वीक डब्ल्यूआईटी ट्रेड कब टारगेट देगी उसके बारे में बात करेंगे, एमआईटी को डीआईटी को कब तक रखना है उसको बात करेंगे। कोई बात नहीं जनन, यदि होता टारगेट कोई बात नहीं, अपन को जो मिला वो अपना, बाकी सब सपना, ये समझ लो जनन। 700 4 गुना देती, 5 गुना देती, वो सब एक अलग बात है। अपन ने जो बुक किया वो ठीक है, और अपन सीखने के बाद इसी तरह से खुद से ट्रेड निकालोगे ना आप कुछ टाइम बाद। भूपेंद्र सर ने आपके बारे में बताया, मैंने उनसे स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी जो अच्छा करें, उसमें सबसे पहला नाम आपका था चनन। चनन, अनिल, रोहित, वेंकटेश, सैबेश, अतुल, ये सब लोग।
जैसा भी आपको ठीक लगे, आपको यदि कंफ्यूजन है तो भी भेज सकते हैं, और कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर भी दिख रहा है तो भी, कि जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए। बट फिर भी ट्राई कीजिए कि वहाँ पे सिर्फ आपका कंफ्यूजन ही दूर हो, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। श्रीकांत, डिजिटल लाइन तो फिक्स ही रहती है, आई थिंक डिजिटल लाइन कभी जाती नहीं है इधर-उधर। यस राहुल, आप सही कह रहे हैं कि कभी डिमांड ज़ोन में आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस उसमें कंसोलिडेट करती है, ऊपर इमीडिएटली नहीं जाती। यस, बिल्कुल सही है। उसमें हम डील करना सीखेंगे राहुल, कि किस तरह से उसमें फाइंड आउट किया जाए कि एंट्री मिली आज ही पैसा ब्लॉक कर दो, या जब वो चलने वाली हो ट्रेड तब पैसा उसमें लगाओ। और जितना ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट भी वाक़ई में, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाक़ई में उतना ज़्यादा अच्छा होता है। यस चेतन, गुड नाइट अरविंद, यस रवि, हमें हमेशा वेट करना है प्राइस का ज़ोन में आने का। आई कैन सी मूविंग एवरेज ऑन योर स्क्रीन। हाँ, तो वो तो रहेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा ही है वो तो। क्या आप भी हमारी तरह आईपीएल देखना पसंद करते हैं? नहीं माधव, मैं नहीं देखता हूँ आईपीएल, टीवी में देखता ही नहीं हूँ एक्चुअली, बहुत कम देखता हूँ। टीवी देखता ही नहीं हूँ, पहले बहुत टाइम पहले देखा करता था। ये रैली बेस्ड रैली का मंथली डिमांड ज़ोन है। थैंक यू शैलेश, थैंक यू।